अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सनिया शाह और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल नॉवेल्स फॉर एवर पे। आज हम रीड करने जा रहे हैं अरीचा का मोस्ट अवेटेड, मोस्ट वांटेड और मोस्ट ब्यूटीफुल नावल, जो आप लोगों का मोस्ट फेवरेट भी है, रूह यारम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूह यारम, अरीचा। ये मंजर दुबई के बहुत बड़े शहर रास उल हैमा का था। इस शहर को रास उल हैमा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हेमू से मुशाबत रखने वाले छोटे छोटे मकान हैं जो साहिल समुंदर पर मौजूद हैं। वो इस तरह के छोटे छोटे काम करने के लिए खुद नहीं आता था, लेकिन इस वक्त सवाल इसके लेफ्ट हैंड शारिफ का था, वो जो बचपन से इसके साथ था, इसके हर काम में बराबर का शरीक। आज वो इसे तन्हा नहीं छोड़ सकता था। वो इस वक्त दुबई के एक बहुत बड़ी जेल में था। इसका वफादार साथी, इस पर जान निछावर करने वाले को वो इस तरह से नहीं छोड़ सकता था। ये सच था कि डॉन को इससे कोई मोहब्बत न थी, इसके साथ कोई दिली वाबस्तगी न थी, मगर वो इसके लिए जान देने का हौसला रखता था और डॉन को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत थी। रात 1 बजे का वक्त था। रास उल हैमा शहर दिन में जितना वीरान और खामोश होता, रात में इतना ही रोशनियों से भरा होता, और डॉन को अक्सर अपने काम रोशनियों में करने की आदत थी, क्योंकि इसे पता था कि गुनाहगार को इसके गुनाह नहीं बल्कि गुनाह छुपाने का तरीका मार देता है। इसलिए वो जो भी करता खुले आम करता। वो अपने किसी काम में कोई गलती नहीं करता था। शायद यही वजह थी कि 32 साल की उम्र में भी वो अंडरवर्ल्ड का डॉन था। गुनाहों की दुनिया में कदम रखते ही डॉन ने इस शहर में डॉन नामी कहीं कीड़े मकोड़ों को मसल डाला था। दुबई का बच्चा बच्चा डॉन द देवल को जानता था, लेकिन कोई भी इसकी शक्ल से वाकिफ ना था। वो इतनी सफाई और होशियारी से काम करता कि साथ खड़े हिजर को भी इसका पता नहीं चलता था। शारिफ बेगुनाह नहीं था, इसने भी कहीं गुनाह किए थे, लेकिन जिस चीज़ का इल्ज़ाम इसे अभी दिया जा रहा था वो इसने नहीं किया था, और डॉन को ये मंजूर ना था कि इसकी टीम में किसी को भी इस तरह से टारगेट किया जाए। इसे जिन लोगों से मतलब ना होता, इनसे वो कोई तल्लक नहीं रखता था, ना ही दोस्ती और ना ही दुश्मनी। लेकिन वासिक मलिक ने इसे सामने से लड़कारा था। इसके लेफ्ट हैंड शारिफ पर इल्ज़ाम लगा के इसे जेल के अंदर करवा दिया था, और यही चीज़ डॉन को गुस्सा दिला रही थी। वासिक मलिक जो फोन पर इसे धमकियां दे चुका था कि वो शारिफ को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा, इस वक्त इसे छुपकर इन छोटे मोटे मकानों में से किसी एक मकान में था। इसने वासिक मलिक को कहा था कि छुपने से बेहतर है कि वो सामने आकर इससे बात करे, लेकिन वासिक मलिक ना माना। इसकी वजह से आज शारिफ 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त से जेल में था। वो डॉन का लेफ्ट हैंड था। इसे जेल में किसी चीज़ की कमी न थी। एसी, टीवी, बेड, वो डॉन का खास बंदा था। इसे हर चीज़ मुहैया की गई थी, लेकिन जेल से ज़्यादा डॉन को यहाँ इसकी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से इसका बाहर होना बेहद ज़रूरी था। वो तंग गली से निकलता हुआ एक घर के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ इसके कुछ आदमी को ज़मीन पर बिठाए इसके सर पर बंदूकें ताने खड़े थे। वो बिल्कुल खामोशी से आकर सोफे पर बैठ गया। इसके चेहरे पर कोई तासर न था। वासिक मलिक ने जरा सी निगाह उठाकर इसके चेहरे की तरफ देखा। घने काले बाल जो पीछे की तरफ पोनी में बंद होने की वजह से माथे को कवर किए हुए थे, सुरख सफेद रंगत, सब्ज आंखें, हल्की हल्की दाढ़ी, जरा जरा सी मूछ। वो जब बात करता था इसके गाल पर एक डिंपल नुमाया होता, लेकिन ये शख्स हंसता नहीं था। इसीलिए आज तक जिसने भी इसके गाल का डिंपल देखा था, इससे बात करते हुए ही देखा था। बेशक वो अरबी शहजादा हंसते हुए भी क़यामत ढाटा होगा। जब काटने की औकात न हो तो भौंकना भी नहीं चाहिए। वो इसके सामने शान बेनियाजी से सोफे पर बैठा हुआ बोला। अब तक वासिक मलिक को डॉन के सामने अपनी औकात का अंदाजा अच्छे से हो चुका था। वो इतने छोटे से इलाके में आकर छुपकर बैठ चुका था, लेकिन डॉन ने इसे यहाँ से भी ढूंढ निकाला था। मुझे माफ कर दो डेवल, मुझसे गलती हो गई। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, प्लीज मुझे मत मारना। इसे जैसे ही अंदाजा हुआ कि अब वो डॉन से बच नहीं सकता, वो रोने लगा। तुम्हें सबूत चाहिए ना अपने आदमी के बेगुनाह होने के? मैं तुम्हें अभी सबूत देता हूँ। वो जल्दी से जमीन से उठने लगा जब इसके आदमियों ने बंदूकों पर जोर डालकर इसे वापस बिठा दिया था। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो क्या तुमसे सबूत निकालना मेरे लिए मुश्किल है? वो इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा। वैसे बहुत सफाई से काम किया है तुमने, मुझे तुम्हारे काम करने का अंदाज पसंद आया। इसके लहजे में वासिक मलिक अपना मजाक उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है वासिक, मेरे लिए शारिफ को छुड़वाना मुश्किल है? नहीं, मैं जब चाहूँ इसे जेल से निकलवा सकता हूँ। ऐसे ऐसे इसने अपने हाथ की 2 उंगलियों से चुटकी इसकी आंखों के सामने बजाते हुए कहा। तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा था वासिक मलिक? मैं तुम्हें शारिफ के लिए नहीं बल्कि इन लड़कियों के लिए ढूंढ रहा था जिनकी वीडियो तुम्हारे पास है। वो लड़कियां जो बाहिफाजत तुर्की में हैं, लेकिन इनकी फाश वीडियो आज भी तुम्हारे पास मौजूद है। मैं यहाँ शारिफ के लिए नहीं बल्कि इन लड़कियों के लिए आया हूँ। इस वीडियो का ओरिजिनल प्रिंट मेरे सामने रिमूव करो और बाकी की खुद करवाओ। अभी तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। इसने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा था। लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो वीडियो तो साइट पर रिलीज हो चुकी है, अब तो करोड़ों लोग देख चुके होंगे। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? डॉन ने इसके सर पर बंदूक तानते हुए इसकी बात काटी थी। ना, रुको, मैं करवाता हूँ, मुझे मत मारना। वो फिर से इल्तिजा करने लगा। 10 मिनट। डॉन का लहजा सफाक था और फिर सामने खड़ा शख्स इसे अपने करतब दिखाने लगा। अपनी जान बचाने के लिए ये शख्स कुछ भी करने को तैयार था।
वो कमकमाते हाथों से कभी एक तरफ फोन करता तो कभी दूसरी तरफ, जबकि इसके आदमी इसके घर की तलाशी ले रहे थे। क्योंकि जो भी था, इसके सारे आदमियों का रिकॉर्ड बहुत साफ था और वो नहीं चाहता था कि शारफ के खिलाफ भी कोई झूठा सबूत रहे। और फिर वही हुआ। 10 मिनट के अंदर इन लड़कियों की हर वीडियो साइट से हर किस्म की दूसरी फास्ट जगह से दूर कर दी गई थी। वो लड़कियां जो शादी के बाद अपने हामन के साथ हनीमून के लिए यहाँ पर आई थी। वासिक मलिक ने होटल के रूम्स में कैमरा लगाकर इनकी वीडियोस बनाई, जिन्हें बाद में साइट पर रिलीज करके वो पैसा कमाने का इरादा रखता था। वो कपल्स शायद ये जानते भी नहीं थे कि इनके साथ क्या होने जा रहा है, लेकिन डेवल जानता था। वो जानता था कि इनकी जिंदगी किस तरह से बर्बाद हो सकती है। डेवल, मैंने हर किस्म का प्रिंट रिमूव करवा दिया है। लेकिन वो रुका। लेकिन क्या? वो गुस्से से चिल्लाया था। इन वीडियोस का एक प्रिंट पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है। इसकी बात सुनकर डेवल ने एक निगाह अपने दाई तरफ हीजर पर डाली थी, जो कहता था कि इसका मुल्क बहुत पाक साफ और बहुत नेक है। इसके मुल्क में कोई फाश काम नहीं होता। लेकिन अब पाकिस्तान भी दुनिया के साथ साथ चल रहा था। हीजर इससे निगाह नहीं मिला पा रहा था। कोई बात नहीं, पाकिस्तान से भी निकलवा लूंगा इसे। 1 हफ्ते बाद सदीक की बेटी मासूमा यहाँ आने वाली है। मैं इसे कह दूंगा, वो ले आएगी। हीजर ने हल पेश किया था तो डॉन उठकर खड़ा हो गया। अब इसका यहाँ कोई काम ना था। फिर पीछे मुड़ा और वापस इसके सामने आकर रुका। जानते हो वासिक मलिक, लोग कहते हैं कि जिसका कोई अपना नहीं होता वो दूसरों की माँ बेटियों की इज्जत करते हैं, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया ये बात बिल्कुल गलत है। जिन लड़कियों की तुमने वीडियो बनाई वो अभी जिंदगी शुरू कर रही थी। जरा सोचो, अगर वो वीडियो इन लड़कियों तक पहुंच जाती तो क्या जिंदगी में कभी खुद से नजरें मिलाने के काबिल रहती? चोरी करो, डाका डालो, कत्ल करो, लेकिन डेवल जना नहीं करने देगा। तुम एक अच्छे आदमी थे। वो रुका मगर थे। वासिक मलिक को बात समझने का मौका देने से पहले ही गोली चली। सामने खड़ा वजूद बेजान हो चुका था। वह सुबह 7 बजे की उठी हुई थी। रोज की बात आज काम इतना ज्यादा था कि इसे असर पड़ने का वक्त भी न मिला था। सुबह से सांस लेने की भी फुर्सत न थी। आज घर में 9 किस्म के खाने बनाए जा रहे थे। आज मरियम आपी का रिश्ता जो आ रहा था। मरियम अंदर तैयार हो रही थी अपनी 2 बहनों तानिया और मारिया के साथ। इसके हाथ में लज्जत थी। वह सुबह से ही किचन में घुसी हुई थी, सब काम कर चुकी थी। इसे 3 बजे से पहले ही घर से निकलना था, क्योंकि अम्मी का हुक्म था कि जब तक ये रिश्ते वाले यहाँ से चले न जाएं तब तक अपनी शक्ल किसी को न दिखाए। इनका घर इतना छोटा सा था कि कोई छुप कर बैठ ना सकता था। पूरे घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक में जहां इनकी बेटियां मरियम, तानिया और मारिया रहती थी, दूसरा कमरा जहां अम्मी रहा करती थी, और तीसरा किचन। ये इतना छोटा सा घर था कि बाहर खड़े शख्स को पूरा पूरा कमरा नजर आता था। इसीलिए अम्मी का हुक्म था कि जैसे ही खाना बन जाए और सारा काम खत्म हो जाए वो जल्दी से यहाँ से उठकर फातिमा बी के घर चली जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सौतेली बेटी एक बार फिर से इनकी बेटियों का काम खराब कर दे। वो सुबह से घन चक्कर बनी हुई थी। आज इत्तेफाक ऐसा था कि अम्मी ने सुबह से इसे एक भी थप्पड़ न मारा था। इसे सिर्फ फातिमा बी के घर जाने की इजाजत थी, जहाँ दोपहर में वह बच्चों को कुरान पढ़ाती थी, जिसकी फातिमा बीबी इसकी अम्मी को तनख्वाह देती थी। इसके अलावा मोहल्ले के बच्चों के वालिदैन भी इसे कुछ ना कुछ देते रहते। अगर इसे रूह की वजह से कोई फायदा ना होता तो तंजीम इसे कब का इस घर से निकाल चुकी होती। आखिर इनके शोहर के धोखे से तो ये औलाद थी। इनके शोहर ने 2 शादियां की थी। पहली शादी तंजीम से, जबकि जिनमें से इनकी 3 बेटियां थी। बेटा ना होने की सूरत में उन्होंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन तंजीम से छुप कर। जब तंजीम को ये बात पता चली तो बहुत देर हो चुकी थी। बेटा तो इन्हें दूसरी बीवी से भी ना हुआ था। बस एक अनचाहा वजूद, रूह दुनिया में आ गई थी। वो मासूम सी लड़की, हर किसी से प्यार करने वाली, लेकिन यहाँ इसे कोई प्यार नहीं करता था सिवाय फातिमा बीबी के। वो मासूम लड़की अपना बचपन खो चुकी थी। वो 19 साल की हो चुकी थी। गवर्नमेंट स्कूल से इसने मैट्रिक कर लिया था, लेकिन इसने आके अपना तालीमी सिलसिला जारी ना रख सकी। वो पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन कुछ भी न कर पाई। इसके हिस्से में मोहब्बतें न थी। अगर था तो 3 बहनों या अम्मी के थप्पड़। वो दिन में दर्जनों के हिसाब से इसके मुंह पर अपने नक्श बनाते। वो एहसास कमतरी का शिकार लड़की अपने आप से भी मोहब्बत नहीं करती थी। इसे फातिमा बीबी के घर में जाने की इजाजत भी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो इसकी अम्मी को महीने के 5,000 रुपए देती थी। फातिमा बीबी जानती थी कि इसके साथ इस घर में क्या क्या होता है। रूह बचपन से इनके पास आती थी कि वो इन्हें बहुत प्यारी सी लड़की बहुत अजीज थी। इसकी माँ का नाम नूर था और इसके बाप को इसकी माँ से मोहब्बत ना थी। इसकी माँ ने इसका नाम रूह नूर रखा था, यानी कि वो अपनी माँ की रूह थी। इसे इसकी बचपन की यादें छीन ली गई थी। वो सिर्फ चंद दिनों की थी जब इसकी माँ इसे दुनिया के ठोकरों में छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। इसके बाप को इससे कोई मतलब ना था। वो तो बस इसे उठाकर इसकी सौतेली माँ के पास ले आया था। सौतेली औलाद से भला कौन मोहब्बत करता है। इसके बाप ने कभी इसे प्यार से ना देखा और 7 साल की उम्र में ही वो यतीम हो गई थी। इसकी सौतेली माँ जो जरा सा अपने शोहर का डर था, इसके सामने रूह को कुछ ना कहती थी, वो भी खत्म हो गया। 7 साल की उम्र में इससे इसका बचपन छीन लिया गया था। तंजीम ने साफ लफ्जों में कहा था कि फ्री की रोटियां नहीं मिलेंगी, काम करना होगा। 7 साल का बच्चा जो अपने कपड़े भी खुद नहीं बदल सकता, रूह ने अपने छोटे छोटे हाथों में झाड़ू उठा लिया था। इसे साथ बैठकर खाने की इजाजत न थी, जो बचता वही खाने को मिलता। वो रोती न थी, इसे इन सब चीजों की आदत हो चुकी थी। इसे आवाज निकालने की इजाजत न थी। वो भी इंसान थी, इसे भी गुस्सा आता था, लेकिन इसे जब गुस्सा आता वो अपने आप पर निकालती। अम्मी के इस छोटे से कमरे में बस एक ही बेड था। इसे जमीन पर सोने की जगह मुयस्सर थी। इसे ये पता ना था कि ये चटाई कब से इसके पास थी, लेकिन जब वो सो रही थी इसे यही फटी पुरानी चटाई दी गई थी।
मैट्रिक तक स्कूल जाती रही, जो इसी के मोहल्ले में एक गवर्नमेंट स्कूल था। ये भी फातिमा बीबी की ही मेहरबानी थी, जो इसकी अम्मी की मिन्नतें करके स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। फातिमा बीबी का कहना था कि अगर वो ऐसी ही पढ़ती रहे तो कुछ बन सकती है। साल की उम्र में 15 साल की उम्र में जब इसने मैट्रिक पास किया तो अम्मी ने कह दिया कि अब घर के कामकाज सीखे। वो क्या सीखती, इसे सब कुछ पहले ही आता था। बचपन से ही वो सब कुछ कर लेती थी, मगर इसे किसी के सामने बोलने की इजाजत न थी। गलती से इनके घर में कोई मेहमान या कोई रिश्तेदार आता तो यही सोचता कि शायद ये बच्ची गूंगी है। इसकी सबसे छोटी बहन मारिया भी इससे 6 साल बड़ी थी और तीनों अभी कवारी थी। इससे पहले मरियम के लिए एक रिश्ता आया था, लेकिन जब उन्होंने रूह को सामने देखा तो कह दिया कि हमें इससे शादी करवानी है, अगर आपको मंजूर हो तो। जिसके बाद रूह बेचारी के जिस्म पर न जाने कितने ही जख्म थे। अम्मी बात बात पर इसे मारने लगती, कहती तू जो इनके सामने आई इसलिए मेरी बच्ची का रिश्ता टूट गया। वो रोती तड़पती, लेकिन कौन सुनता था इसकी। वो सारी रात रोती थी और बेहस औरत जिसे लोग माँ कहते हैं बेहबस होती रहती। वो जानती थी कि इस दुनिया में इसका कोई नहीं है और फातिमा बीबी वो तो सिर्फ पड़ोसन है। वो बस इसके नाम पर 5,000 रुपए इसकी माँ की हथेली पर रख देती थी। इसे 1 घंटा घर से बाहर रहने की इजाजत थी, लेकिन सिर्फ फातिमा बीबी के घर, और कहीं जाने की ख्वाहिश भी ना थी। वो सिर्फ फातिमा बीबी से अपना दुख बांटती। इसके जख्म देखकर वो रहमदिल औरत अक्सर रो पड़ती और कहती, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी जिंदगी में एक शहजादा आएगा और तुम्हें इस दुनिया से निकाल कर अपने साथ ले जाएगा, तुम्हें खुशियां देगा, मोहब्बत देगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। इनकी बात सुनकर वो हंस देती। शहजादे शहजादियों की जिंदगी में आते हैं फातिमा बीबी, मेरी जिंदगी में कोई शहजादा नहीं आएगा। अगर इसे आना होता तो अब तक आ चुका होता। अम्मी बहुत परेशान बैठी थी। मेहमानों को गए हुए अभी तकरीबन 2 से 3 मिनट ही हुए थे, लेकिन इनकी शक्लें ही बताकर गई थी कि मरियम इन लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई। अम्मी, मुझे नहीं लगता कि ये लोग रिश्ता करेंगे। देखो कितने अजीब से सवाल पूछ रहे थे हमारी मरियम से। मारिया ने बात शुरू की थी। टेबल पर खाने पीने की चीजें बिखरी हुई थी। अच्छी खासी महंगी तरीन दावत की गई थी। तानिया को तो खर्चे का सोच सोच कर होल उठ रहे थे। अरे परेशान मत हो, मुझे तो लगता है ये रिश्ता हो जाएगा। अब मेरी मरियम है ही इतनी खूबसूरत। अम्मी ने मरियम का मेकअप से लदा हुआ चेहरा देखते हुए कहा था, जबकि लड़की की बहन ने बड़ी महारत से पूछा था, अरे मरियम जी, मेकअप पार्टी मेकअप करते हुए तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, आपने इतना सारा खाना कैसे बनाया? जिस पर अम्मी ने कहा था कि इनकी बेटी हर फन मूला है। वैसे अम्मी, एक बात आपने नोट की, इन लोगों ने सिर्फ खाने की ही तारीफ की, वो भी इसके मनूस हाथों के बने हुए खाने की। तानिया ने सारी तवज्जो रुख की तरफ दिलवाई थी। हाँ अम्मी, बुलाए इसे, ये सारा सामान उठाए यहाँ से, मुझे तो इस रिश्ते से कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। मारिया ने उठते हुए कहा था और घर की दीवार पर जाकर खड़ी हुई। फातिमा बीबी, रूह को घर भेजें, लहजे में दुनिया भर की इज्जत और मोहब्बत समोकर कहा, क्योंकि दुनिया के सामने वो रूह की सौतेली नहीं बल्कि सकी बहनें थी। ये अलग बात है कि फातिमा बीबी से कुछ भी छुपा हुआ ना था, इसलिए तो मारिया की आवाज सुनते ही रूह ने कामती आवाज से कहा था, पाजी मैं बस अभी आई, और दौड़ते हुए दरवाजे से निकलकर अपने घर के दरवाजे के अंदर आ गई मनूस, उठाओ ये सब कुछ। मरियम ने अपने चेहरे पर आए हुए बालों को स्टाइल से पीछे करते हुए से कहा था, तो वो तेजी से आगे बढ़ी और सामान उठाने लगी, जबकि वो चारों टांग पर टांग रखे वहीं बाहर सैन में कुर्सियों पर बैठी हुई थी। जब दरवाजा बजा और एक खूबसूरत सा नौजवान अंदर दाखिल हुआ, मरियम फौरन अलर्ट हो गई थी, जबकि मारिया और तानिया भी खड़ी होकर से देखने लगी। सबसे पहले अम्मी संभली। अरे वाहिद बेटा, कुछ भूल गए थे क्या? आओ ना, अम्मी ने खुशामदी अंदाज में कहा था। आंटी, दरअसल मेरा मोबाइल वहां टेबल पर रह गया। वाहिद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और मेज से अपना फोन उठाने लगा। तभी रूह किचन से निकली और टेबल की तरफ आई थी। वह सामने खड़े लड़के को देखे बगैर ही टेबल से सामान उठाने लगी, लेकिन इसका सारा ध्यान रूह पे था, जिसे देखकर मरियम की आंखें गुस्से से सुरख होने लगी थी। इसे क्या मसला था? वाहिद के सामने बाहर आने की जरूरत क्या थी? ये हमारे घर में काम करती है। अम्मी ने वाहिद का ध्यान रूह की तरफ देखते हुए रूह को हाथ से खींचकर पीछे किया था, सख्त नजरों से अंदर जाने का इशारा किया। रूह फौरन ही किचन में जाकर छुप गई थी। आंटी, आपके घर में कोई नौकर काम करता है, इसका जिक्र आपने पहले नहीं किया। वाहिद का ध्यान अभी भी किचन के दरवाजे की तरफ ही था, जहाँ से रूह अभी गायब हुई थी। हाँ बेटा, वो दरअसल इसी मोहल्ले से आती है, थोड़ा बहुत काम करती है तो मेरी मरियम इसे कुछ न कुछ दे देती है। उन्होंने इसका ध्यान एक बार फिर से मरियम की तरफ दिलाने की कोशिश की, लेकिन इसकी शक्ल की बेजारी ही बता रही थी कि इसे मरियम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस मोहल्ले में घर है इसका कहाँ? वाहिद ने जैसे इनकी अगली बात सुनी ही नहीं थी, जबकि अंदर बैठी रूह को एक बार फिर से अपनी शामत आती हुई नजर आ रही थी। और फिर वैसा ही हुआ। तकरीबन कुछ ही देर के बाद बाहर से पहले मरियम के चीखने चिल्लाने की आवाज आना शुरू हुई थी। मैंने कहा था ना अम्मी, ये लड़की मेरा घर नहीं बसने देगी। देखा देखा आपने कैसे वो इसकी तरफ देख रहा था और कैसा इसी के बारे में पूछ रहा था और इसके घर के बारे में पूछ रहा था। ये लड़की कभी मेरा घर नहीं बसने देगी, मैं इसे जान से मार डालूंगी। जानबूझकर ये वाहिद के सामने आई है। वो तेजी से किचन की तरफ गई और रूह के बालों को वो तेजी से किचन की तरफ गई और रूह को बालू से पकड़कर घसीटकर बाहर लाने लगी, जबकि ऐसा करने से तानिया और मारिया की आंखें चमक उठी थी। इन्हें भी तो हाथ साफ करने का मौका मिल गया था। इन्हें तो सुबह से एक बार भी हाथ उठाने का मौका न मिला था। दीवार से दीवार जुड़ी होने की वजह से इसे चिल्लाने की इजाजत न थी। ना जाने कितनी देर खामोशी से इनकी चारों की मार खाती रही। कभी कभी दिल चाहता कि वो भाग जाए इस दुनिया से या खुदकुशी करके ही मर जाए। वो अक्सर अल्लाह से पूछती थी कि अगर इसके माँ बाप मार डाले तो इसे जिंदा क्यों रखा। मोहब्बत के काबिल लड़की तो हरगिज ना थी। अगर मोहब्बत के काबिल होती तो कोई इससे मोहब्बत करता, कोई तो होता जो इसके जख्मों पर मरहम लगाता।
वो एक अनचाहा वजूद थी। इतनी मार खाने के बावजूद, इतनी जिल्लत के बावजूद इस उठकर रात का खाना बनाना इतनी जिल्लत के बावजूद इसे उठकर रात का खाना बनाया। खुद खाने की हिम्मत ना थी। ईशा की नमाज अदा करके चटाई पर लेट गई। अगले दिन दोपहर 11 के करीब वो लोग वापस आए। इन्हें इतनी जल्दी जवाब की उम्मीद ना थी और ना ही मरियम की कल की तरह आज तैयार थी, बल्कि वो तो अभी उठी थी। अम्मी ने खुशामदी अंदाज में इन्हें बुलाया, लेकिन अगली बात पर इनका चेहरे का रंग उड़ गया था। वो लड़की जो आपके घर में काम करती है, जरा बताइए इसका घर कहाँ है? वो दरअसल वाहिद ने जब इसे देखा है, हमें एक पल को चैन नहीं लेने दिया। किचन में खड़ी रुक की एक बार फिर से रुक काम गई थी। अभी तो कल के जख्म हरे थे, जबकि कुछ ही देर में बाहर अम्मी की आवाज आने लगी। वो तमाम लिहाज और मरम्मत बुलाई सुनाने में मसरूफ थी। अम्मी ने ऊंची ऊंची आवाज में कहा, अगर इसे मरियम पसंद नहीं है तो रूबी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इसी घर की बेटी है। इस मनूस ने दौड़े डाले होंगे इस पर। पहले तो मैं इसे रफा दफा करूंगी इस घर से। अम्मी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा था, जबकि इन लोगों को अंदाजा हो चुका था कि इस घर में आकर उन्होंने इसकी बच्ची की जान मुश्किल में डाल दी है। इस औरत ने एक नजर किचन की खिड़की से झांकती मासूम सी इस लड़की पर डाली, जो अपनी शामत का इंतजार कर रही थी, और चली गई। अम्मी ऊंची ऊंची आवाज में रूह को पुकार रही थी। वो सुस्त कदमों से चलती बाहर निकली। जहां अम्मी हाथ में पाइप उठाए इसे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। सर, वो फाइल मेरे हाथ लग चुकी है, जिस पर इन सब लोगों के नाम लिखे हैं जिनके पास वो वीडियो थी। इसके अलावा मैंने वो वीडियो रिमूव कर दी है और मैं कुछ ही दिनों में दुबई पहुंच जाऊंगी। देवल के साथ काम करना तो मेरा हॉब है। डॉन के साथ काम करके ही मैं अपने बाबा का बदला लूंगी। मुझे पता है कि वो बाबा का बदला लेने में मेरी मदद जरूर करेंगे। मासूमा ने इन्फॉर्मेशन देते हुए कॉल बंद कर दी थी। हिजर ने ये बात आकर डॉन को बताई। डॉन पहले ही अपनी टीम में एक लड़की को रखकर पछता रहा था। अब दूसरी लड़की को अपने साथ रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसीलिए इसने हिजर को कहा कि जितनी जल्दी हो सके लड़की के सामने इसके बाप के कत्ल को खत्म किया जाए, ताकि वो लड़की अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। जबकि किसी और लड़की का सुनकर डॉन के करीब सोफे पर बैठी स्टाइलिश लैला के लब मुस्कुरा उठे। मुझे पता है इस दुनिया में कोई भी लड़की मेरी जगह नहीं ले सकती, इसने कदरे हल्की आवाज में हिस्से से कहा था, क्योंकि डॉन के सामने इस तरह की कोई भी बात करना अलाउड नहीं था। कुछ देर बाद लैला भी चली गई। तुम लैला के बारे में क्या सोचते हो? हिजर ने इसके चेहरे को देखते हुए कहा था। लैला के बारे में क्या सोचता हूँ? वो एक लड़की है, मेरी टीम में काम करती है। अगर अच्छी वर्कर ना होती तो शायद मैं इसे अपने साथ नहीं रखता। लैला एक बहुत ही अच्छी हैकर होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी। लैला तुम्हें पसंद करती है, वो तुमसे शादी करना चाहती है। हिजर ने इसका ध्यान लैला पर ले जाने की नाकाम सी कोशिश की थी, तो डॉन ने इसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा था, तुम शादी कर लो, घर बसा लो, वो तुम्हारा काम भी समझती है, लैला के साथ अच्छी जिंदगी गुजरेगी। हिजर, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, बचपन का साथ है हमारा। मैं अपने हाथों से तुम्हें मारना नहीं चाहता, इसीलिए किसी दिन टाइम निकाल के, ज्यादा नहीं, बस आधे घंटा तुम खुदकुशी कर लो, क्योंकि मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो सफाक अंदाज में बोला था। वो मोहब्बत करती है तुमसे, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो यहाँ पर तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। वो तुम्हारे साथ वफादार है। हिजर ने एक और नाकाम कोशिश की, लेकिन इस बार डेवल की घुड़ी ने इसका मुंह बंद कर दिया था। मैं अंडरवर्ल्ड का डॉन हूँ हिजर, इश्क से हसीन है मेरी दुनिया, वो कहकर जाने लगा। और अगर तुम्हें इश्क हो गया तो? हिजर ने जैसे आज हार ना मानने की ठान रखी थी। इस दुनिया में वो लड़की ही नहीं बनी जिसके इश्क में यारम कासमी गिरफ्तार हो जाए। वो इसे सख्त नजरों से घूरता वहां से निकल गया था। हर इंसान का जोड़ बना होता है। इस दुनिया में तुम्हें भी कोई ना कोई जरूर मिलेगी। फिर पूछूंगा तुमसे, इश्क हसीन है कि तुम्हारी दुनिया? मैंने तो इस वक्त ही कहा था कि इस लड़की को घर से निकाल दो, जब इसका बाप मरा था। तब तो तुमने मेरी बात सुनी नहीं। इस वक्त तुम्हें फ्री की नौकरानी चाहिए थी। अब तो कुछ नहीं, इसकी खूबसूरती तेरी सारी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर गई है। तेरी सारी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद ना कर गई तो नाम बदल देना। अक्सर हाला जो अम्मी की बचपन की सहेली थी, इनके घर में आई हुई थी। तो मैं क्या करूं, तुम ही बता दो। ये लड़की मेरी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। दूसरी बार मरियम का रिश्ता टूटा है, 29 साल की हो गई है वो, लेकिन अभी भी कवारी बैठी है। हाँ, ये मनहूस तेरी बेटियों का नसीब खा जाएगी। अक्सर हाला ने दोनों हाथ मलते हुए कहा था। अपनी बेटियों को बिठाकर एक तरफ और जल्दी से इसके हाथ पी लेकर इसको रफा दफा करता कि तेरी बेटियों के अच्छे रिश्ते आए। हाला ने कहा था, अरे कहाँ से करूँ शादी, मेरे पास इसके लिए एक फूटी कोरी नहीं है। बड़ी मुश्किल से अपनी बेटियों के लिए जहेज जमा किया है। अरे तू इससे जहेज मांग कौन रहा है? मैं एक औरत को जानती हूँ, वो ना सिर्फ रिश्ते करवाती है लेकिन कुछ नहीं लेती, उल्टे पैसे देती है। अक्सर हाला ने सरगोशी वाले अंदाज में कहा था। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? अम्मी का अंदाज भी सरगोशाना हो गया था। अरे वो कोई दुबई में शेख रहता है, लड़की खूबसूरत और कम उम्र होनी चाहिए। लड़की खूबसूरत और कम उम्र होनी चाहिए। फोन पर लड़की से निकाह पढ़ाते हैं और दुबई बुला लेते हैं। पहले लड़की शेख के साथ रहती है और बाद में हाला बोलते बोलते खामोश हो गई। बाद में शेख लड़की को आगे बेच देता है। आखिर जो लड़की इसके आबोजदाद को रकम देता है वो वापस वसूल भी तो करनी होती है ना। क्या मतलब है, लड़की बेच देते हैं। अम्मी अब बात को समझी थी। तो बात मासूम सी लड़की है, मैं इसके साथ ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। चंद पैसों के लिए नहीं बेचूंगी। अम्मी ने फौरन इनकार कर दिया था। अक्सर की सहेली जो काफी ऐसे से मशहूर थी कि लड़कियों के निकाह दुबई में पढ़ाती है, इसने कई बार कहा था कि मेरी बेटियों के निकाह करवा दो, लेकिन अक्सर हाला हमेशा ही टाल देती और अक्सर खुद भी कहीं ना कहीं इस काम
काम में मुलव्वस थी। अरे ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि इसे बेच दो। मैं तो बस तुमसे कह रही थी कि इसे रास्ते से हटाओ। मैं तो बस आइडिया दिया था। अब तुम्हारी बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। 25 साल की तुम्हारियां हो गई हो। जब तक ये यहाँ रहेगी तब तक तुम्हारी बेटियों का कोई भी चांस नहीं है। और जिन्हें तुम चंद पैसे कह रही हो ना बीबी, वो 20 लाख रुपए हैं। अरे धूमधाम से अपनी बेटियों की शादी कर सकती हो तुम। खाला बस इतना बोलकर अपना बैग उठाकर खाला बस इतना बोलकर अपना बैग उठाने लगी। 20 लाख, अम्मी का मुंह रकम सुनकर खुल गया था। अरे ये तो कुछ भी नहीं, लड़की खूबसूरत और कम उम्र हो जैसी के रूह है तो 20, 25 और 30 भी बदल सकते हैं। खाला मजीद लालच देते हुए घर से बाहर निकल गई थी। रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त था। तंजीम न जाने कब से निगाहें रुके सोए हुए वजूद पर डाले इसे अपनी नजरों में लिए हुई थी, जबकि दिमाग में बार बार अक्सा की बातें गूंज रही थी। जरा सोचो तंजीम, तुम्हारी बेटियों की जिंदगी संभल जाएगी और साथ में इस मुसीबत से भी छुटकारा मिल जाएगा। भूलो मत, ये तुम्हारे शहर के धोखे का नतीजा है। वो तुमसे मोहब्बत के दावे करता था और तुमसे छुप छुपा कर किसी और लड़की से न सिर्फ शादी करके रखी थी बल्कि इसमें से एक औलाद भी पैदा की हुई थी। अरे सौतेली माँ कहाँ पूछती है कि मगर तुमने तो न सिर्फ इसे घर में रखा बल्कि इसकी परवरिश भी की। कब तक इसी के बारे में सोचती रहोगी? तुम्हारी बेटियां इसकी वजह से कवारी बैठी हैं। मरियम का 2 बार रिश्ता इसकी वजह से टूट चुका है। तंजीम बेगम इसके दिमाग में अक्सा हाला की बातें चल रही थी, जबकि आंखें अब तक रूह के मासूम से चेहरे को देख रही थी। वैसे तो वो हर लड़की के 20 लाख रुपए देता है, लेकिन इसके पूरे 30 लाख मांगूंगी। अरे जरा सोचो, 30 लाख रुपए देगा शेख और कोई ऐसे ही नहीं उठा लेकर ले जाएगा। पहले निकाह परवाएगा, जायज रिश्ते में बांधकर फिर बुलाएगा इसे वहां और दुबई जाएगी। जरा सोचो, बाहर मुल्क में जाकर भी कभी किसी की जिंदगी बर्बाद हुई है? और ये तो इतनी तेज तराज है, खुद ही सब कुछ संभाल लेगी। अक्सर की इस बात पर तंजीम ने एक बार फिर से इसके मासूम चेहरे को देखा। क्या बाकी वो इतनी तेज है कितना अपना सब कुछ संभाल सके? नहीं नहीं, मैं इस लड़की के साथ ऐसा नहीं करूंगी। इतना बड़ा गुनाह मैं सोच भी कैसे सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं करूंगी इसके साथ ऐसा कुछ भी। ना जाने वो शेख इसका क्या हाल कर दे। वो इसका चेहरा देखते हुए उठकर बैठ गई। 3 बेटियां हैं तेरी, उम्रें निकलती जा रही हैं, कल कौन बिहाएगा इन्हें? पहले इस मुसीबत से जान छुड़ा। एक बार फिर से अक्सा की बातों ने इसका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। एक तरफ इसकी 3 बेटियां थी जिनसे वो बेतहाशा मोहब्बत करती थी और उनकी जिंदगी में बेइंतहा खुशियां देखना चाहती थी। हर माँ की तरह इसका भी खौफ था कि इसकी बेटियां खुशहाल जिंदगी गुजारे। जबकि दूसरी तरफ मासूम सी रूह नूर थी जो सिर्फ इसके सहारे पर बैठी हुई थी, जो सिर्फ इसको जानती थी, सिर्फ इस पर भरोसा करती थी, जो इसे अम्मी कहकर बुलाती थी। वो भी तो इसकी बेटी थी, हाँ मगर सौतेली। आज वो शारफ से मिलने जेल में आया था। नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ मुझे हर चीज़ मुहैया की गई है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे अपना फर्ज नहीं निभा पा रहा। मौत कभी भी आ सकती है, चलते फिरते उठते बैठते इंसान कभी भी मर सकता है। मुझे डर है भाई, मैं इस तरह से ना मर जाऊँ। सिर्फ शारफ ही इसे भाई कहकर बुला सकता था, क्योंकि वो बचपन से इसके साथ ज़्यादातर वो इसे डेविल कहता था। इसकी टीम में काम करने वाले बाकी सब लोग इसे सर या डेविल कहकर पुकारते थे, जबकि हिजर इसे कभी डेविल या इसके नाम से बुलाता था। मैं चाहता हूँ मुझे मौत आए तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूँ भाई। मैं आपके लिए जान देना चाहता हूँ। अरे देखिएगा, मैं एक ना एक दिन आपके लिए जरूर जान दूंगा। हो गई तुम्हारी तकरीर, अब बंद करो ये ड्रामा। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि कुछ दिनों में पाकिस्तान से एक लड़की आने वाली है। इसके पास एक फाइल होगी जिसमें इन सब लोगों के नाम लिखे हैं जिनके पास वो फहाश वीडियो है, और इन सब के भी जिनके पास कभी वो वीडियो थी। अगर चाहता तो मैं इस फाइल को किसी और तरीके से भी यहाँ मंगवा सकता था, लेकिन सदीक की बेटी भरोसे के काबिल है, इसलिए मैंने ये काम इसे दिया और आगे ये काम तुम करोगे। मैं कुछ ही दिनों में तुम्हें यहाँ से निकलवा लूंगा। तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मेरे पास है। अगले कुछ दिनों में कोर्ट में पेशी होगी और तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। और अगर यहाँ पर मसला हो तो खुद संभाल लेना, हर वक्त मेरी तरफ मत देखना। छोटे मोटे झगड़े करके तुम्हें क्या लगता है मैं सारा काम काज छोड़कर तुम्हें सुलह करवाने यहाँ पर आऊंगा? तो तुम्हारी गलत फहमी है। कोई छोटे स्कूल के बच्चे नहीं हो तुम जो दूसरे बच्चों से लड़ोगे तो वालिदैन तुम्हें बचाने आएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आइंदा मुझे यहाँ तुम्हारी कोई शिकायत ना मिले। वो बहुत दिनों से आपको देखा नहीं था, इसलिए मैं आपको मिस कर रहा था भाई। आपको तो पता है आपके अलावा मेरा है ही कौन। बात करते करते वो इमोशनल हो गया। वो जब इसे भाई कहता तो आप क्या कर पुकारता, जब डेविल कहता तो तुम क्या कर पुकारता। तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ जो तुम मुझे मिस कर रहे थे, और अब तुम मुझे देखोगे तो तुम्हें चैन आ ही जाएगा और सुकून से बैठ जाओ किसी लोफर आशिक की तरह। वो कब से खामोश बैठा इसे सुन रहा था, लेकिन अब बोला तो पास खड़े हिजर और सामने खड़े शारफ दोनों की हंसी छूट गई थी, लेकिन वो नहीं हंसा। वो हंसता नहीं था। अब तुम्हारी कोई शिकायत ना मिले मुझे, एक ही हफ्ते में तुम्हें यहाँ से निकलवा लूंगा। वो उठते हुए सख्त नजरों से इन दोनों को घूरते हुए बोला तो दोनों की बत्ती खामोश होकर अंदर बैठ गई थी। डॉन उठकर बाहर चला गया था तो हिजर इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। लैला क्या ठीक से इनको तंग नहीं कर रही जो इस तरह से मर्चे चपाए हुए हैं? शारफ ने गुस्से की वजह पूछी थी। अरे वो क्या तंग करेगी, जब से इसे पता चला है कि हमारी टीम में कोई और लड़की आने वाली है, बेचारी जल जल कर धुआं हो रही है। 1000 बार तो कल का ये कह चुकी है कि अगर वो लड़की मासूमा इससे ज्यादा खूबसूरत हुई तो इसका क्या होगा, जबकि ये बात वो अच्छी तरीके से जानती है कि डॉन को इसमें बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी डॉन के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। मुझे तो लगता है किसी दिन तंग आकर डॉन इसे शादी कर ही लेगा। मुझे भी यकीन है कि भाई की शादी लैला भाभी से होगी, इसीलिए तो मैं इसे अभी से भाभी बुलाना शुरू कर दिया है। हाँ बेटा,
एक बार डॉन के सामने भी बुलाना इसे भाभी, मैं भी तो देखूं तेरे मुंह में जुबान रहती है कि नहीं। हीजर ने गोया इसे चैलेंज किया था। आई एम सॉरी, मैं अभी तेरा ये चैलेंज कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी ये जुबान अभी बहुत सारे कारनामे सर अंजाम देने वाली है, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत है, जिसे मैं रिस्क में नहीं डाल सकता। आखिर इसी जुबान से तो मैंने अल्लाह के सामने भाई के लिए दुआएं करनी है कि जल्दी से इन्हें लैला से मोहब्बत हो जाए और फिर इससे शादी हो जाए। लेकिन फिर ये मोहब्बत वाली बात सोचकर ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि मोहब्बत तो इन लोगों को होती है जिनके अंदर कोई जज्बात हो। भाई के अंदर तो कोई जज्बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि सारे दिल अल्लाह पाक ने बनाए हैं, सबके अंदर जज्बात भी वही पैदा करते हैं। एक ना एक दिन भाई के दिल में भी मोहब्बत जैसा जज्बा जरूर पैदा होगा, शारफ ने कहा था। और तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह वो जज्बात लैला के लिए पैदा करेगा? हिजर ने कुछ सोचते हुए पूछा। लैला की मोहब्बत में सच्चाई है, लैला से ज्यादा प्यार इन्हें और कोई नहीं कर सकता, और अल्लाह किसी के दिल में मोहब्बत इस इंसान के लिए डालता है जो इससे सच्ची मोहब्बत करता हो। और तुम्हें यह भी लगता है कि डेविल को लैला से ज्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता? हाँ बिल्कुल, तुमने शायद देखा नहीं, लैला ने 2 बार भाई के लिए गोली खाई। जहां भी भाई की जान खतरे में होती है वो सबसे आगे होती है। लैला भाई से बहुत प्यार करती है, इसके प्यार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और मुझे यकीन है कि लैला भाई को खुद से प्यार करने पर मजबूर कर देगी। और अगर डेविल को किसी और से प्यार हो गया, मेरा मतलब है किसी तीसरे से, तो हीजर ने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा था। हा 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 हा, तुम्हें क्या लगता है ऐसा कभी हो सकता है भाई को प्यार? हा 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 हा, जोक ऑफ द डे, भाई को कभी किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती, और अगर हो भी गई तो तुम्हें क्या लगता है लैला किसी तीसरे को बर्दाश्त करेगी अपने और भाई के बीच में? इसीलिए तो मैं मासूमा को लेकर परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि बेचारी से कैसे कहूँ, मासूमा को ही लैला को। समझ में नहीं आ रहा कि बेचारी किसे कहूँ, मासूमा को या लैला को। तुम्हें क्या लगता है डेवल मैं इतनी आसानी से तुम्हारे आदमी को जेल से बाहर आने दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होने दूंगा शारफ को। अब फांसी के फंदे तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम भी अपने वफादार आदमी को भूल जाओ, इंस्पेक्टर सारम ने इसके सामने आते हुए कहा था। अरे इंस्पेक्टर सारम, आप यहाँ? ये वक्त तो आपकी बच्ची के स्कूल से छुट्टी का है ना। अब ये मत कहिएगा कि मेरा दीदार करने के लिए आप अपनी बच्ची को स्कूल से लेने नहीं गए। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती, वो भी तब जब आपने शेर के मुंह में हाथ डाला हो। मुझे इस तरह से मत देखें इंस्पेक्टर साहब, अरे मैं आपकी बच्ची को कुछ नहीं करूंगा। डेवल अपने दुश्मनों की कमजोरियों का इस्तेमाल नहीं करता, ये डेवल के काम करने का अंदाज नहीं है। मगर आपकी बेटी बहुत प्यारी है, मैं और कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि आइंदा मुझसे मुखातब होने से पहले आप याद रखें कि आपकी बेटी बहुत प्यारी है। बात करते हुए इसके गाल पर डिंपल नुमाया हो रहा था, जबकि सामने खड़ा इंस्पेक्टर सारम का दिल चाहा कि इसके खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ कर रख दे, जो इसकी 4 साला बेटी के बारे में बात कर रहा था। लेकिन वो मजबूर था, दुबई की पुलिस किसी आम बशिंदे पर हाथ नहीं उठा सकती थी, और दुबई की आवाम की नजरों में डॉन एक आम आदमी था जिसे बहुत सारे लोगों ने देख रखा था। लेकिन वो मजबूर था, दुबई की पुलिस किसी आम बाशिंदे पर हाथ नहीं उठा सकती थी, और दुबई की आवाम की नज़रों में डॉन एक आम आदमी था जिसे बहुत कम लोगों ने देख रखा था। अरे मैंने सिर्फ तस्वीर भेजी थी, इन लोगों ने एडवांस में 5 लाख भेज दिए। मैंने तो अभी कहा भी नहीं कि लड़की को भेजेंगे भी कि नहीं। अक्सा ने इसके सामने 5 लाख की गड्डी रखते हुए कहा था। अक्सा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं रूह को नहीं बेचूंगी, कहीं भी नहीं जाएगी, वो यहीं पर रहेगी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरी इजाज़त के बगैर तुमने इन लोगों को तस्वीर भेजी क्यों? तंजीम बेगम को गुस्सा आ गया था। ओहो, इस वक्त मेरी मिन्नतें कर रही थी कि इस लड़की ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी हमदर्दी ही तो की है, मगर मुझे क्या पता था ये हमदर्दी मेरे ही गले पर जाएगी। इन लोगों को लड़की पसंद आई और वो लोग 30 लाख देने को भी तैयार हैं, लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत है इन पैसों की? तुम्हें तो अपनी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करनी है, ऐसे में सारी ज़िंदगी बैठी कवारी रह जाएंगी। मेरा क्या है, मैं तो ये पैसे वापस भिजवा दूंगी। सिर्फ तस्वीर देकर 5 लाख भेज डाले, 30 लाख ज़रा सोच कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी तेरी बेटियाँ। है तेरी मर्जी। अब मैं ज़रा भाई के घर जा रही हूँ, ये पैसे तुम अपने पास रखो, वापसी पर ले जाऊंगी। अक्सा ने शातराना अंदाज में कहते हुए बैग उठाया और बाहर निकल गई, जबकि तंजीम बेगम ने कांपते हाथों से वो गड्डी पकड़ी और अंदर जाकर अपने कमरे में रखने लगी। इसका सारा ध्यान इन्हीं पैसों पर था। इनकी 3 बेटियों की जिंदगी संभल सकती थी और साथ में रूह से जान भी छूट सकती थी, लेकिन इसका ज़मीर इसे बार बार ऐसा करने से रोक रहा था। इसका ज़मीर एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दे रहा था, लेकिन कब तक? अब मुझे सिर्फ रूह चाहिए, रूह नूर। मुझे रूह नूर हर कीमत पर चाहिए। सुन लो अक्सा, तुमने इसकी तस्वीर मुझे भेजी थी, तुम्हें भेजने से पहले याद रखना चाहिए था कि अगर इस लड़की पर शेर का दिल आ गया तो किसी भी तरह इसे हासिल कर लेगा, इस लड़की के घर वाले माने या ना माने, लेकिन अब वो लड़की मुझे चाहिए। तुम्हारे पास 24 घंटे का वक्त है, इन 24 घंटे में अगर तुमने इन लोगों को निकाह के लिए तैयार ना किया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी ख्वाब में भी ना सोचा होगा। शेख साहब, मैं हर कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन इसकी सौतेली माँ इसे बेचने पर तैयार ही नहीं है। यहाँ तक मैंने ये भी बता दिया कि आपने इसे 30 लाख देने को तैयार है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है।
मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं एक और कोशिश कर लूंगी। अगर 30 लाख पर नहीं मानते तो फिर इन्हें 40 लाख पे मनाओ, और अगर फिर भी नहीं मानती तो फिर मेरे लोग इसे उठा कर ले आएंगे। और याद रखना, इस वक्त सिर्फ वो लड़की नहीं बल्कि तुम्हारी बेटियां भी साथ होंगी। शेख की बात ने अक्सा के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ऐसा भी क्या है इस लड़की में शेख, इस पर इतने पैसे लुटाने को तैयार है। हमें तो कभी इतनी अच्छी नहीं लगी, माना बहुत खूबसूरत है, लेकिन शेख ने इससे पहले भी तो बहुत खूबसूरती देखी है। मुझे वो लड़की चाहिए किसी भी कीमत पर। जब से मैंने इसे देखा है मेरा दिल किसी काम पे नहीं लग रहा। अब तक मैं इस लड़की को हासिल ना कर लूं, तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा, शेख ने ढारते हुए कहा था, जबकि इससे कोसों दूर खड़ी अक्सा थर थर कांप रही थी। शेफ साहब, मैं आखिरी कोशिश करती हूँ, हो सकता है इस बार वो मान जाए। आप मेहरबानी करके मेरी बेटियों को कुछ मत कीजिएगा, मैं इसे मना लूंगी। क्या जरूरत पड़ी थी मुझे रूह की फोटो इन्हें जल्दी भेजने की? ये शेख तो बिल्कुल पागल हो गया है। ठीक ही कहती है तंजीम, एक नंबर की फसादन है ये, अपने साथ साथ मेरी बेटियों को भी फंसाएगी। मनहूस, सुबह होते ही पहले तंजीम के घर जाऊंगी। शेख का फोन बंद करके वो तंजीम के घर जाने का प्लान बनाने लगी थी। मेरी ऐसी पार्टीज में जाना जरूरी नहीं, तुम लोग जाओ, वो सामने खड़े हिजर से कह रहा था, जो इसे कितनी देर से पार्टी पर जाने के लिए मना रहा था। जाना जरूरी है डेवल, इन लोगों ने इतना इसरार करके बुलाया है, और साथ में तुम्हें यह भी बता दूं कि इन लोगों को तुमसे बहुत जरूरी काम है जो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। हिजर का इरादा आज पक्का इसे अपने साथ लेकर जाने का था। काम इन लोगों का है, मुझे नहीं। प्यासा खुद कुएं के पास आता है, कुआं चलकर प्यासे के पास नहीं जाता। इन्हें अगर मुझसे इतना ही जरूरी काम है तो आकर मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेकर अगर मेरा इरादा हुआ तो मैं मिल लूंगा। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। डेवल डार्लिंग, चलते हैं ना, हम थोड़ी देर एंजॉय कर लेंगे। लैला अपने तंग चुस्त लिबास में चलती हुई इसके करीब आई और इसके गले में बाहें डालते हुए बोली, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ लाला मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ लाल सॉरी मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ लैला, अपनी लिमिट्स में रहा करो। ये ना हो कि तुम्हें उठाकर एक बार फिर से वहीं फेंकाऊं जहां से उठाकर लाया था। वैसे भी तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसकी आंखों में देखते हुए बहुत कुछ इतला गया था। जानती हूँ तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो पड़ता है ना। और यकीन करो, बस एक बार मुझे अपनी खिदमत का मौका दो, तुम्हें भी फर्क पड़ने लगेगा। लैला इसकी तरह की गुफ्तगू सिर्फ डेवल के सामने ही करती थी, और किसी में इतनी हिम्मत ना होती कि लैला के सामने जुबान भी खोल पाए। बंद करो अपनी बकवास और निकलो यहाँ से। खबरदार जो आइंदा इस लहजे में मुझसे बात की, एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे यह होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही आगे जिंदगी में कभी पड़ेगा। तुम्हें अपने साथ रखकर मैं कुछ ज्यादा खुश भी नहीं हूँ, इसीलिए बेहतर होगा कि जितना जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर समेटो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ, क्योंकि अगर मैंने दूर किया तो शायद तुम दुनिया से ही दूर हो जाओ। एक झटके से इसे खुद से दूर करते हुए कहा था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ डेवल, बहुत प्यार। तुम्हें एक दिन ना देखूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसें घुट रही हूँ, और तुम कहते हो कि तुम्हें छोड़कर चली जाऊं। नहीं जा सकती डेवल, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती। बहुत बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, और मुझे यकीन है एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करोगे, इसने रुंधी हुई आवाज में कहा था। हिसर को बुरा लगा, लेकिन जिसके लिए वो ये सब कुछ बोल रही थी इसके तो कान में जूं भी न रेंगी थी। मेरी जिंदगी में लड़की का वजूद कोई अहमियत नहीं रखता लैला, मुझे कभी किसी औरत से मोहब्बत नहीं हो सकती। मैं हर औरत की इज्जत करता हूँ, तुम्हारी भी। मुझे औरत अच्छी लगती है, माँ के रूप में, बहन के रूप में। ये खुदा का तोहफा है, लेकिन अफसोस कि खुदा ने ये तोहफे मुझे नहीं दिए। प्यार मोहब्बत से मैं बहुत दूर हूँ, और बहुत दूर रहना भी चाहता हूँ। मेरे लिए ये प्यार मोहब्बत सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं नहीं मानता कि एक इंसान को एक दूसरे इंसान से इतनी टूट कर मोहब्बत हो सकती है कि वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, और अगर ऐसा होता भी है तो यारम काज़मी को नहीं होगा। मुझे कभी किसी लड़की से मोहब्बत नहीं हो सकती। आज इसने बहुत दिनों बाद इससे नरम लहजे में बात की थी। अब तुम लोग पार्टी में जाओ, बस इतना कहकर वो जाने लगा। और अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई तो फिर क्या करोगे? आवाज़ अब भी रुंधी हुई थी, शायद वो अपने आंसू को बहने से रोक रही थी। नहीं होगी, वो एड़ियों के बल घूमकर बोला था। और अगर हो गई तो? इसने फिर से वही सवाल दोहराया था। कहा ना नहीं होगी। वो फिर से जाने लगा। अगर हो गई तो? वो टूटी बिखरी हालत में बोली, तो मैं खुद इसे अपने हाथों से मार दूंगा। इस पर वो इतनी जोर से चिल्लाया था कि पूरे हाल में इसकी आवाज के बाद सन्नाटा फैल गया, और वो लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल गया था। ताज़ीम 5वीं बार उठकर अलमारी के पास आई थी, और अलमारी खोलकर देखा तो वो पैसों से भरा लिफाफा अभी भी वहीं पर मौजूद था। ना जाने इसे क्या डर था कि बार बार उठकर इन पैसों को देखती, और फिर एक नज़र जमीन पर सोई हुई रूह को देखती। वो इसे हर रोज मारती पीटती गालियां देती, लेकिन इसके बारे में कभी इतना गलत ना सोचा था जितना गलत अक्सा ने सोच लिया। वो कभी इसे बेचने का नहीं सोच सकती थी। इनके घर के हालात इतने तंग थे कि वो 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से नसीब होता। नूर का बाप एक सरकारी बैंक में छोटे ओहदे का अफसर था। इसकी पेंशन आज भी आती थी, लेकिन इसे घर का गुजारा करना मुश्किल था, और 3 बेटियों की शादी तो नामुमकिन था। ऐसे में इसे गोल्डन चांस मिल रहा था अपनी बेटियों की जिंदगी संवारने का, बल्कि अच्छे से अच्छे तरीके से शादी करने का। लेकिन इस सब के लिए इसे रूह की कुर्बानी देनी थी। अपनी 3 बेटियों की मोहब्बत में यह मुश्किल तो न था, वो तो वैसे भी इसके सर पर थोपी गई थी। वो कोई इससे मोहब्बत तो नहीं करती थी, और ना ही वो इसकी औलाद थी। वो तो एक धोखे का नतीजा था जो इसके शौहर ने इसे दिया था। वो क्यों इतनी फिक्र करती इसकी? रूह तो मनहूस थी, जिसने इसकी बेटी रानिया की दोबारा शादी
جس نے اس کی بیٹی رانیہ کی 2 بار شادی کروا دی تھی. اسے نفرت تھی اس سے. پھر کیوں سوچتی اس کے بارے میں؟ وہ نہیں تھی وہ اس کی بیٹی، اور اگر بیٹی تھی بھی تو ستیلی. اسے اپنی سکی بیٹیوں کے بارے میں سوچنا تھا. شیخ صاحب میں ان کے گھر جا رہی ہوں آخری بار بات کرنے کے لیے. آپ کی بے چینیاں تو حد سے سوار ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اگر میں نے ان لوگوں کو منا بھی لیا تو روح سے نکاح کے لیے، تو کیسے آپ ایک دن میں اسے اپنے پاس لے کر جائیں گے؟ کیونکہ اس لڑکی کے پاس نہ پاسپورٹ ہے اور نہ ہی ابھی تک اس کا شناختی کارڈ بنا ہے. شناختی کارڈ نہیں بنا یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے تو کہا کہ وہ 19 سال کی ہے، شیخ نے پوچھا تھا. ہاں شیخ صاحب، اس کا کچھ بھی نہیں بنا. اس کی سوتیلی ماں نے ضروری نہیں سمجھا اس کا شناختی کارڈ بنوانا، اور کوئی پاسپورٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس. کیسے لے کر جائیں گے آپ اسے ایک ہی دن میں؟ بتائیں مجھے. آپ صبر کریں، مجھے تھوڑا وقت دیں، میں اس کی ماں کو منا لوں گی اور شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا انتظام بھی کروا لوں گی. اکثر نے اسے پھسلانا چاہا تھا. نہیں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا. مجھے وہ لڑکی چاہیے، اور یہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی فکر تم مت کرو، سب کچھ میں ہینڈل کر لوں گا. اسے بہت سارے لوگوں کو بلایا ہے میں نے. شیخ نے اقصیٰ کے ارادوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا تھا. ٹھیک ہے شیخ، میں اس کی ماں سے بات کرتی ہوں. اس نے کال بند کرتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر آئی تو تعظیم چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی. ہاں تعظیم، لاؤ 2 پیسے مجھے واپس کرو جو شیخ صاحب کو واپس کرنے ہیں. وہ ساتھ میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی. میں نے کل رات تمہاری اس بات کے بارے میں سوچا اور یہی فیصلہ کیا کہ میری بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کے بارے میں سوچنا چاہیے. تعظیم نے تحمل سے کہا تھا. مطلب تم روح کا نکاح کروانے کو تیار ہو؟ اقصیٰ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی. ہاں، میں روح کا نکاح کروانے کے لیے تیار ہوں. جب تم چاہو مولوی اور شیخ کو لے کر یہاں پر آ جاؤ، ہم نکاح پروا دیں گے. تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مولوی صاحب کو بھی لے آؤں گی اور شیخ فون پر ہی نکاح کریں گے. اس کے بعد اسے ہم دبئی بھیج دیں گے. اقصیٰ نے اسے جلدی بتانا شروع کیا تھا. لیکن روح اتنی جلدی نہیں جا سکتی. شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بننے میں وقت تو لگے گا نا؟ تعظیم نے کہا. ارے نہیں، اس کے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے. وہ اسے ایسے ہی لے جائے گا. اقصیٰ نے ناک سے مکھی اڑائی تھی. ایسے مطلب غیر قانونی طریقے سے؟ تعظیم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا تھا. ارے ہاں، اور فکر مت کر، شیخ ایسا پہلے بھی کر چکا ہے. وہ کہیں لوگوں کو ایسے لے کر جا چکا ہے. اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو ہمارا نام کہیں بھی نہیں آئے گا. اب تم رانیہ کی شادی کے بارے میں سوچو. میں ذرا شیخ کو خوشخبری سنا کر آتی ہوں. روح چائے بنا کر لائی تو اقصیٰ اٹھ چکی تھی. روح تو کل تیار رہنا، کل میں مولوی صاحب کو لے کر آؤں گی. کل تیرا نکاح ہے، دبئی جائے گی تو دبئی. اقصیٰ روح کے سر پر دھماکہ کرتی جلدی سے گیٹ سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو نظریں جھکائے زمین پر گاڑے ہوئی تھی. کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح تھا. کسی نے اسے کچھ نہ پوچھا تھا. اس پر تو یہ بھی احسان تھا کہ نکاح سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ کل تمہارا نکاح ہے. فاطمہ بی بی اس کے پاس آ بیٹھی. لیکن اس سے پہلے کہ فاطمہ بی بی سے کچھ بھی پوچھتی، ماریا ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی، جس کی امی نے سخت نظر سے گھور کر بھیجا تھا کہ کہیں وہ فاطمہ کو کچھ بتا ہی نہ دے اور پھر پورے محلے میں ان کی بدنامی ہو. وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی، نہ تو کسی کو دیکھا اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کی. اسے تو یہ بھی پتا نہ تھا کہ اس کے ہونے والے شوہر کا نام کیا ہے، اور نہ ہی اسے جاننے میں دلچسپی تھی. وہ تو آج اپنی یتیمی کا رونا رو رہی تھی. آج صحیح معنوں میں ثابت ہو چکا تھا کہ وہ یتیم ہے. اس کے ماں باپ اسے دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور اب کسی بیر بکری کی طرح اس کی رسی کو کسی اور کے حوالے کیا جا رہا ہے. اسے مار کھانے اور گالیاں سہنے کی عادت تھی، لیکن نہ جانے وہ شخص اس کے ساتھ کیا کرے گا جس کے حوالے وہ کر دی جا رہی تھی. سنو، وہ لڑکی معصومہ آج 6 بجے کی فلائٹ سے پاکستان سے یہاں آنے والی ہے. جیسے ہی وہ پیپرز تمہیں ملے تم انہیں شارف کے حوالے کر دینا. وہ کل جیل سے چھوٹ جائے گا. لیکن شمس کا کیا کریں گے؟ خضر نے پوچھا. اس کا تم کچھ نہیں کرو گے، اسے میں خود ہینڈل کر لوں گا. ابھی کچھ ہی دیر میں اسے ملنے جاؤں گا. اگر سیدھے طریقے سے مان گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ویسے بھی بہت دنوں سے میں نے اپنا فیوریٹ ہتھیار استعمال نہیں کیا. اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے بلیڈ کی طرف اشارہ کیا تھا. خضر کا تو اس کے ساتھ جانے کا ارادہ تھا، وہ ایک ہی پل میں کینسل ہو گیا تھا. وہ بلیڈ سے ان لوگوں کو مارتا تھا جن سے اسے حد سے زیادہ غصہ ہو. وہ بلیڈ سے ان لوگوں کو مارتا تھا جن پر اسے حد سے زیادہ غصہ ہو، اور بلیڈ سے وہ اتنی خطرناک موت دیتا تھا کہ کسی کے بھی رونٹے کھڑے ہو جائیں. خضر کو اس کے ساتھ اس ہتھیار سے نفرت تھی. اس کا بلیڈ کسی سانپ کی طرح اگلے بندے کے جسم پر رینگتا اور سرخ لکیریں چھوڑتا چلا جاتا. وہ بلیڈ کا استعمال تب کرتا تھا جب اگلے بندے کو تڑپا کر مارنا ہو. خضر کو اس کے بلیڈ سے جتنی نفرت تھی اتنا ہی ڈر لگتا تھا. اکثر اپنی پریشانیوں کی وجہ وہ اسی سے مٹاتا تھا. کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب کی آواز آئی. نکاح نامے پر شیخ کے دستخط پہلے ہی ہو چکے تھے. اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر پورا نکاح نامہ نہ دیکھا. اسے جہاں کہا گیا اس نے سائن کر دیے. مولوی صاحب نے رسم ادا کی. 3 بار سے اس کی مرضی پوچھی گئی، جس کا ہونا یا نہ ہونا کسی کے لیے بھی اہمیت نہ رکھتا تھا. وہ خاموشی سے ساری کارروائی دیکھتی رہی. اس سے کیے گئے سوالوں پر اس نے حامی بھر دی. ہاں، اسے وہ شخص قبول تھا جسے اس نے کبھی دیکھا بھی نہ تھا. امی تو محلے والی عورتوں کے سامنے شیخ کی تعریفیں کیے جا رہی تھی. خود اس کی شکل تو نہ دیکھی تھی، لیکن پھر بھی اسے خود شکل کہہ رہی تھی. ارے میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں پہلے سوچتی تو لوگ کہتے کہ ستیلی ماں ہے. ستیلی ماں بہت بری ہوتی ہے، اس لیے میں نے پہلے اس کے بارے میں سوچا. کل اگلے جہاں میں جا کر اس کے باپ کو منہ بھی تو دکھانا ہے. ہم اتدیفے سمیٹتی سے بار بار اپنے سینے سے لگاتی پیار کر رہی تھی. یہ بھی اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا. پھر ماریا اور رانیہ اس کے قریب آ گئی تھی. تمہیں پتا ہے تمہارا شوہر کتنا امیر ہے؟ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ کوئی گن بھی نہ سکے. راج کرو گی راج، اور وہاں جا کے ہمیں بھول مت جانا. میرا مطلب ہے ہمیں فون وغیرہ کرتی رہنا. آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں آج ہی جا رہی ہوں. روح نے بے دلی سے کہا تھا. ہاں تو آج ہی جا رہی ہو؟
मारिया ने इसके सर पर धमाका किया। क्या मतलब? इसने हैरत से पूछा था। अरे मतलब हमने तुम्हारा सामान वगैरह पैक कर दिया है तुम्हारा सामान है ही कितना? तुम्हारे कपड़ों में तो वही पुराने दिए हुए कपड़े थे, मगर मैंने और मारिया ने हमारे ईद वाले सूट थे ना, वो तुम्हारे कपड़ों में रख दिए हैं। इसके अलावा भी मैंने अपने कुछ सूट तुम्हारे कपड़ों में रख दिए हैं। तानिया और रानिया के कपड़े तुम्हें ठीक से पूरे नहीं आते, लेकिन मेरे कपड़ों में तुम अच्छे से एडजस्ट कर सकती हो। अभी तो तुम दुबई जा रही हो, वहां तुम्हें तुम्हारा शोहर लेकर देगा और कपड़े, लेकिन गुजारे के लिए हमने रख दिए हैं। अब वो ये ना कहे कि तुमने अब वो ये ना कहे कि हमने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं। वो अपने पुराने कपड़ों का एहसान भी इसी तरह से जता रही थी जैसे नए लेकर खरीद कर दिए हो। वो कुछ ना बोली, खामोशी से इन्हें सुनती रही। थोड़ी देर के बाद फातिमा बीबी एक बार फिर से इसके करीब आ गई थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि आज तुम जा रही हो। ये तो अभी ताज़ीम ने बताया। तुमने मुझे अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? उन्होंने परेशानी से पूछा। सच तो यह है कि इन्हें ताज़ीम पर भरोसा नहीं था। न जाने वो औरत इसके साथ क्या से क्या कर दे। मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती थी, लेकिन तुमने पहले मुझे बताया ही नहीं। ये कुछ चीज़ें मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। उन्होंने इसे उन्होंने इस छोटे साइज का कुरान, जिसका साइज एक पैकेट जितना था, इसके सामने एक चाय नमाज, एक अबाया जिसके साथ हमरंग ज़काफ था। इसका रंग हल्का आसमानी था। यकीनन उन्होंने अपने हाथ से इसे सिलाई किया था। वो एक गैर औरत होकर इसे नई चीज़ें लेकर दे रही थी, और इसके अपने जो आज इसे यहाँ से भेजते हुए भी अपनी उतरन दे रहे थे। इसने खामोशी से वो तीनों चीज़ें पकड़ ली। मुझे नहीं पता तुम्हारा शोहर कैसा होगा। मैंने तो सुना है कि दुबई के मर्दों ने 4 निकाह किए होते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी ना हो। मैं चाहूँगी तुम हकीकत पसंद बनो, हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहो। वो गौर से फातिमा बीबी को सुन रही थी, क्योंकि वो जानती थी ये औरत इसे कभी गलत मशवरा नहीं देगी। मैंने तुम्हारे शोहर को नहीं देखा, मैं नहीं बता सकती कि वो कैसा होगा, मगर इतना कह सकती हूँ कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है तुम्हारी मासूमियत और खूबसूरती से तुम्हारी तरफ राग़िब कर लेगी, बल्कि तुम इसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दोगी। तुम खुद सब्र से काम लेना मेरी बच्ची। तेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। अब अल्लाह तेरे साथ, और तू खुद से तुम खुद सब्र से काम लेना मेरी बच्ची। तेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। अब अल्लाह तेरे साथ इतना बुरा नहीं करेगा। बस तो हर किस्म की सिचुएशन के लिए तैयार रहना। वो तेरा शोहर है, तेरा साहिबान है। इसकी मर्जी के खिलाफ कभी कोई काम मत करना। ये मेरा नंबर है। तेरा शोहर मुझसे बात करने की इजाजत दे तो मुझे फोन जरूर करना। उन्होंने एक छोटा सा कागज इसकी तरफ देते हुए कहा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, जिंदगी रही तो दोबारा जरूर मिलेंगे। वो इसका माथा चूमते हुए इसके करीब से उठी। जब रूह ने इनका हाथ थामा और उठकर खड़ी हुई और इनके सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी। थोड़ी देर के बाद इसे बताया गया कि 6 बजे की फ्लाइट से इसे दुबई जाना है। वो परेशान सी खड़ी सबको देख रही थी। वो कैसे किसी दूसरे मुल्क जा सकती थी? इसके पास किसी दूसरे मुल्क जाने के कागजात ही कहाँ थे? इसके पास तो कुछ भी ना था। अम्मी और उनकी 3 बेटियां इसे छोड़ने एयरपोर्ट तक आई थी। फिर इसे कुछ कागजात और एक फाइल दी जिसमें निकाहनामा था। ये तो वो जानती थी, लेकिन दूसरे कागजात में पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड था, जो कम अज कम इसके नाम पर ना था, लेकिन शनाख्ती कार्ड पर इसी की तस्वीर लगी हुई थी। ये सब कुछ झूठा था। वो पकड़ी जा सकती थी, लेकिन यहाँ किसे परवाह थी? इसे गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्क भेजा जा रहा था। इन लोगों को इतनी भी क्या जल्दी थी? सब्र कर लेते। इसका शोहर अगर इतना खर्चा करने को तैयार था तो असली कार्ड और पासपोर्ट भी तो बनवा सकता था। फिर कुछ ही देर में से कुछ ऑफिसर इसके पास आए थे। आप परेशान न हो, आपकी मिसेस को हम सही सलामत दुबई पहुंचा देंगे। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। यकीनन इसका शोहर था। मारिया, तानिया और तानिया ने सरसरी से अंदाज में से गले लगाया। वो रोना चाहती थी। अपनों से जुदा होने के गम में वो बहुत रोना चाहती थी, लेकिन इन तीनों का रोने का कोई प्लान न था। लेकिन जब अम्मी ने इसे गले लगाया तो उसकी आवाज़ में नमी थी। सुन रू, मैं तेरे साथ जो कुछ भी किया मुझे माफ़ कर देना। मुझे कभी बद्दुआ मत देना। इसका माथा चूमते हुए उन्होंने रोते हुए कहा था। इसने कहा कभी अम्मी का ऐसा लहजा सुना था। और फिर सबसे मिलकर वो चली गई। अफसर ने इसे लाकर जहाज में बिठाया था। इसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो बिल्कुल अकेली थी, कोई नहीं था इसके साथ, किसी को नहीं जानती थी। वो बस इसे अपने शोहर के पास पहुंचना था। वही इसका आसरा था, वही इसका सहारा था। इसने शमस को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर इसने डेवल की बात ना मानी। शायद वो इसे ठीक से जानता भी नहीं था। इसका यही कहना था कि एक 30-32 साल का मर्द 45 साल के आदमी का क्या बिगाड़ सकता है। और फिर इसने वो किया जो इस 45 साल आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था। हिजर की सोच के मुताबिक ब्लेड शमस के जिस्म पर रेंगता जा रहा था, किसी सांप की तरह अपनी सुरख लकीरें छोड़ता रहा हुआ। लेला ने इसे एक बार इस अंदाज में देखा था। इसके बाद वो 1 महीना इससे दूर रही थी। इसने आज भी लैला को अपने साथ आने की ऑफर की थी, लेकिन इसके हाथ में ब्लेड देखकर इसके साथ ना आई थी। इसने शमस के न सिर्फ हाथों की बल्कि पूरे जिस्म की रखें काट डाली थी। वो इसके सामने तड़प तड़प कर मर रहा था, लेकिन वो साथ वाली कुर्सी पर बैठकर सिगरेट सुलगा रहा था। इसकी चीखें सुनकर इसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। इसने इसकी सारी रगें काट दी थी, लेकिन गर्दन की रग नहीं काट पाया, क्योंकि वो अपने साथ सिर्फ 30 ब्लेड लेकर आया था। अगर एक भी फालतू लाया होता तो इसे इतनी देर इसकी चीखें बर्दाश्त न करनी पड़ती। जबकि दूसरी तरफ हिजर मासूमा को लाने एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। मासूमा ने इसे कहा था कि वो इससे
कोड वर्ड में बात करेगी ताकि इसे कोई पहचान ना पाए। लेकिन हिजर को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि इसने मासूमा से इसकी तस्वीर तक न मांगी थी। अब वो इसे कैसे पहचानेगा? चलो ये भी शुक्र था कि इसने मासूमा से इसके कपड़ों का रंग पूछ लिया था, वरना आज तो यकीनन डेविल ने इसका कुछ न छोड़ना था। वैसे भी वो आज प्लेट्स यूज़ कर रहा था। वो अभी खड़े हर तरफ नजर दौड़ा रहा था जब नजर सामने से आती एक मासूम सी लड़की पर पड़ी, जो काफी डरी सहमी थी। इसने आसमानी रंग का अबाया पहना हुआ था, जिसके साथ इसने हमरंग से आसमानी रंग का दुपट्टा लिया हुआ था, स्कार्फ लिया हुआ था। मिल गई मासूमा, वो तेजी से चलता इसके पास आया था। तुम पहुंच गई, मैं तो परेशान हो गया था, तुम्हें पहचानूंगा कैसे? खैर वो पेपर्स तो लाई हो ना? इसने फिक्रमंदी से पूछा, क्योंकि अगर इस बार पेपर्स में कुछ गड़बड़ हो जाती तो डेवल इसे नहीं छोड़ने वाला था। हाँ जी, मैं पेपर लेकर आई हूँ। आप हैं मेरे शोहर? इसने हैरानगी से पूछा था। शोहर? हिजर को झटका लगा। सर, आप मुझे एयरपोर्ट पर लेने आएंगे तो मैं आपको वहाँ कोर्ट वार्ड में मुखातब करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पीछे कुछ लोग लगे हैं। इसे मासूमा की फोन पर की गई गुफ्तगू याद आई। शोर? हाँ शोर, तुम्हारा घर पर है, चलो मैं तुम्हें इसी के पास लेकर जाने आया हूँ। पेपर्स मुझे दो। हिजर ने बात संभालते हुए पेपर्स मांगे। नहीं, पेपर तो मैं इन्हें ही दूंगी, इसने मासूमियत से कहा था। तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो, मैं इसका वफादार आदमी हूँ, हिजर ने कहा था। नहीं, पेपर्स मैं इन्हीं को दूंगी। हिजर को लगा कि इसने एक बार भी इसे पेपर मांगे तो मासूमा रोने लगेगी। वो सिर्फ नाम की मासूमा नहीं बल्कि सच में बहुत मासूम थी। फोन पर बात करने वाली लड़की तो नहीं लग रही थी, वो तो बहुत बोल्ड और टैलेंटेड लग रही थी। वो आकर गाड़ी में बैठे तब भी रूह काफी डरी वो आकर गाड़ी में बैठे तब भी रूह काफी डरी हुई थी। अब नूर मिल अब नॉर्मल हो जाओ, मजीद एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, हिजर ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, जबकि इसकी छठी खांसी से कुछ गलत होने का इशारा कर रही थी। क्या मतलब? रूह ने मासूमियत से पूछा। मतलब ये कि अब तुम्हें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है मोहतरमा, अपनी असलियत पर आ जाओ और वो फाइल मुझे मेरे हवाले कर दो। हिजर से अब मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये फाइल मैं अपने शोहर को दूंगी, तो आप बार बार क्यों मांग रहे हैं मुझसे? रूह ने इसकी तरफ देखकर परेशानी से कहा था, क्योंकि इसकी बातें रूह के सर के ऊपर से गुजर रही थी। भाई, मैं तुम्हें भाई लगता हूँ? हिसन ने इसे घूर कर देखा। कुछ नहीं कह रहा मैं तुम्हें, तो डेवल भी संभालेगा, तुम्हें तो डेवल ही संभालेगा, इसने उकताकर कहा और गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, जबकि रूह इसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगी थी। डेवल क्या? ये बेडंगा नाम इसके शौहर का था, लेकिन ये कैसा नाम था? इसने तो कभी पहले सुना भी नहीं था। हो सकता है प्यार से कहते हूँ, रूह ने सोचा और दुबई की साफ सुथरी खूबसूरत सड़कों को दौड़ते हुए देखने लगी, जबकि हिजर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फोन पर तो इसे काफी बेबाकी से बात कर रही थी, और अब वो इसे भाई कहकर पुकार रही थी। ये फोन वाली लड़की तो हरगिज नहीं लग रही थी। सड़क पर चेकिंग पोस्ट देखकर हिजर को अच्छा खासा गुस्सा आ गया। इसका मुंह वैसे भी बना हुआ था, क्योंकि मासूमा इससे सीधे तरीके से बात नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में था। वो इसे जल्दी से डेवल के सामने लेकर जाना चाहता था, ताकि वो खुद ही इसे बात करके फाइल मासूमा से लेकर इसके हवाले कर दे, ताकि वो शारिफ तक वो फाइल पहुंचाए। वो ऐसा ही था, डेवल इसे जो भी काम देता वो जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करने की कोशिश करता, लेकिन इस लड़की की वजह से वो अब तक अपना काम खत्म नहीं कर पा रहा था। इसका इरादा मासूमा को अपने आदमी के साथ घर भेजकर खुद जेल जाने का था, लेकिन वो तो तब होता जब मासूमा से वो फाइल देती, जबकि मासूमा ने आगे इन्हें काम जबकि मासूमा ने आगे इन्हीं के साथ काम करना था, जिसकी वजह से वो किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहता था, और अब गुस्से से इसका हाल बुरा हो रहा था। रूह पहले इसे इस तरह से गुस्सा करते देखती रही, फिर गाड़ी में रखी पानी की बोतल उठाकर इसकी तरफ बढ़ाई। ये पानी पी ले, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, इसने मासूमियत से कहा था। तुम अपना मुंह बंद रखो और खामोशी से बैठी रहो, वो गुस्से से दहाड़ते हुए बोला। कोई इस हद तक एक्टिंग कैसे कर सकता है? बुरा मत मनाइएगा भाई, लेकिन गुस्सा इस सिलकती हुई लकड़ी की मानत है जो लकड़ी को जलाने से पहले खुद जलती है। प्लीज आप गुस्सा मत करें, इसमें आपका अपना नुकसान होगा। मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी हैं, बहुत काम होगा आपको, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हो रही है। वो बोले जा रही थी, जबकि हिजर हैरानगी और परेशानी से इसे दिखने में मसरूफ था। लड़की, मेरी बात सुनो, तुम अपनी याददाश्त भूल तो नहीं आई? देखो, अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे बता दो। तुम्हारा सर किसी भारी चीज से तो नहीं टकराया? मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, लेकिन प्लीज अपनी ये बेकार बेफजूल सी एक्टिंग खबरदार जो तुमने डेवल के सामने की, वो सीधा शूट कर देगा तुम्हें। हिजर ने इसे तहम्मुल से समझाने की कोशिश की थी। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब रूह भी इसकी बहकी बहकी बातों से परेशान हुई तो आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए, जबकि इसके आंसू देखकर हिजर को बुरी तरह से झटका लगा था। कुछ नहीं कह रहा बहन जी, हम घर चलते हैं, बाकी बातें वहीं पर होंगी आपके शोहर के सामने, हिजर ने जैसे हार मानते हुए कहा था। ठीक है, इसने नम आवाज में कहा तो हिजर को एक बार फिर से अपने मासूम चेहरे को देखने पर मजबूर कर गई थी। वो व्हाइट पैंट और रेड शर्ट में होठों को लाल लिपस्टिक से रंगे बहुत हसीन लग रही थी। वो आम से हुलिये में भी गजब दिखाती थी, और अगर इत्तेफाक से कोई डार्क कलर पहन ले तो इसकी खूबसूरती को चार चांद लग जाते थे। और आज इसने जानबूझकर ये रंग पहना था, क्योंकि वो जानती थी इस रंग में वो बेहद हसीन लगती है। हैराने वाली लड़की को बताना भी तो था कि यहाँ इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की और कोई नहीं, और डेवल सिर्फ इसी का है। इसीलिए आने वाली लड़की इसके साथ काम करने वाले हर लड़के के साथ फ्लर्ट कर सकती है, लेकिन डेवल के साथ नहीं, क्योंकि इसका हक सिर्फ और सिर्फ लैला रखती है। गाड़ी अपने मकाम पर रुकी और हिजर तेजी से गाड़ी से बाहर निकल गया था, जबकि वो हैरान परेशान से इसके पीछे आई तो नजर सामने खड़ी नाजुक सी लड़की लैला पर पड़ी। इसे कुछ इत्मीनान हुआ कि यहाँ तो लड़कियां भी हैं। वो लैला के सामने आकर जरा सा मुस्कुराई, मगर लैला ऐसा कुछ भी करने का कोई इरादा न था। वो लैला के सामने आकर जरा सा मुस्कुराई
मगर लैला का ऐसा कुछ भी करने का इरादा ना था। टेबल वापस आ गया, इसने पूछा, हाँ अभी कुछ देर पहले आया है, मैं गई थी इसके पास, कहने लगा डिस्टर्ब मत करना, वो रेस्ट करने चाहता है इसलिए मैं बाहर आ गई। ठीक है मैं इसे मिलकर आता हूँ, तुम मेरे साथ आओ, इसने रूह की तरफ इशारा करते हुए कहा था। इसने कहा है कि इसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। लैला ने अपनी बात पर जोर देते हुए एक सिलकती नजर पास खड़ी रूह पर डाली थी, जो कि आसमानी रंग के भुरके और हमरंग स्कार्फ में मुकम्मल कैद थी। सवाए इसके चेहरे के इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बेलबास ना था। है लैला के लिए कोई नई बात ना थी, दुबई में ज्यादातर औरतें ऐसे ही बुरके पे पाई जाती थी। इसने मुझसे कहा था कि मैं जैसे ही आऊँ इससे मिलूं, और तुम्हें मुझे मेरा काम सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तुम ही इसे डिस्टर्ब करती हो, बाकी हम सब तो अपने काम से काम रखते हैं। अब हिजर को किसी न किसी पर अपना गुस्सा निकालना ही था, तो लैला ही सही। जबकि इस नई लड़की के सामने इतनी बेइज्जती के बाद लैला बिल्कुल अपने शर्ट के कलर की तरह हो चुकी थी। आओ हिजर, एक कम कहा था तुमसे, वो भी ढंग से नहीं हुआ। हिजर को अपने कमरे में आते देखकर डेवल ने कहा था, क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। हिजर को इसने सिर्फ और सिर्फ मासूमा को एयरपोर्ट से लाने का काम दिया था, और वो तो इसने बिल्कुल ठीक तरीके से किया था। अब कौन से काम की बात कर रहा था वो? हिजर कुछ भी समझ नहीं पाया था। मैंने अकरम को भेजा है मासूमा को एयरपोर्ट से लाने के लिए, तुम जिस लड़की को लेकर आए हो वो कोई और है। अभी वो हिजर की तबीयत साफ करने ही वाला था कि आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती पूरे हाल का जायजा लेती वो कमरे में दाखिल हुई थी। क्या मतलब, ये वो लड़की नहीं है? हिजर ने आहिस्ता आवाज में कहा था। इसके पास वो फाइल है, ये कह रही थी कि वो तुम्हें देगी। रूह हिजर के करीब आकर खड़ी हुई तो वो कहने लगा, जबकि रूह का सारा ध्यान सामने खड़े आदमी पर था। कहते हैं निकाह के दो बोल में बहुत ताकत होती है, लेकिन घर से लेकर यहाँ तक इसने अपने शौहर के बारे में कुछ भी महसूस न किया था। वो तो इसे सोचना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब तो इसके चेहरे से नजरें हटाना भी नामुमकिन लग रहा था। वो शहजादा नहीं बल्कि शहजादों को मात देने वालों में से था। बिल्कुल ठीक कहती थी फातिमा बीबी, इसकी जिंदगी में कोई शहजादा ही आएगा। आज इसे यकीन आ चुका था, इसकी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी जितनी कि सब कहते थे। इसे तो खुश होना चाहिए था, लेकिन ना जाने क्यों इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो इसके सामने खड़ा इसे ना जाने क्या बात कर रहा था, लेकिन रूह तो इसके बस गाल पर नुमाया होने वाले डिंपल देखती, जो बोलते हुए इसके गाल पर रोशन सितारे की तरह चमकता था, और फिर जब वो खामोश होता तब वो सितारा भी खामोश हो जाता। देखो तुम्हें यहाँ नहीं आना था, तुम गलती से यहाँ पर आ गई हो, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हिजर तुम्हें छोड़ आएगा। वो इसके करीब खड़ा आहिस्ता से इसे बताने लगा, लेकिन फिर इसने नोट किया कि ये लड़की तो इसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। तुम सुन रही हो क्या मैं क्या कह रहा हूँ? इस पर वो जरा ऊंची आवाज में बोला, तो रूह जैसे अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली थी। ये कागजात। रूह को कुछ भी समझ ना आया तो फौरन अपने हाथ में रखे नकानामे की तरफ नकानामे के पेपर्स इसे दिखाने लगी। ये क्या है? वो जरा सा उलझा, लेकिन इसके हाथ से पेपर्स ले लिए। ये एक निकानामा था। यकीनन सामने खड़ी इस लड़की का था, रूह नूर। इसने इसका नाम लेकर इसकी तरफ पुकारा था। इसने इसका नाम लेकर इसकी तरफ देखा। जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपके पास पहुंचूंगी भी कि नहीं। बहुत डर लग रहा था। आपको पता है जहाज कितना बड़ा है? वो अपने दोनों हाथ को खोलकर इसे बता रही थी, जबकि इसका सारा जिस्म लरज रहा था। मैं तो पहले भी कभी बैठी भी नहीं थी, अभी भी हाथ कांप रहे हैं। वो जरा सा मुस्कुराकर बोली। वो क्या बोल रही थी वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। सामने खड़ा आदमी इसका शौहर था, इसके बारे में सब कुछ जानता था, तो क्या वो ये नहीं जानता होगा कि वो पहली दफा सफर करने पर घबराई हुई होगी? लेकिन फिर भी रूह का दिल चाहा कि आज इसके सामने दिल खोलकर सब कुछ बता दे। इसने कितनी तकलीफें सही थी, बात बात पर गाली, बात बात पर मारपीट। पिछले 19 साल से वो कितनी अजियत सह रही थी। यही तो था इसका हमदर्द, यही तो इसका अपना था। इसी के सामने तो खुलना था इससे, इसे ही तो अपने दिल का हाल बताना था। वही तो इसका साहिबान था, इसका शोहर, इसका सब कुछ। अब डर नहीं लग रहा। आप मिल गए ना? इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन फिर भी इसको देखकर वो मुस्कुराई। मोहतरमा, क्या बोल रही हो तुम? हिजर जो ना जाने कब से इसकी बातों से तंग आया हुआ था, अब मजीद इसकी गलतफहमी को हवा नहीं दे सकता था। हिजर वेट, तुम बैठो। इसने हिजर को रोकर रूह को बैठने का इशारा किया था। वो आंखों से आंसू साफ करती मुस्कुराती हुई बैठी थी। तुमने कुछ खाया? इसने आराम से रूह को मुखातिब करते हुए पूछा। वो समझ चुका था कि ये लड़की सफर में काफी ज्यादा घबराई हुई थी, और अगर अब वो इसे यह कहता कि वो इसका शोहर नहीं बल्कि एक डॉन है और वो गलत पते पर पहुंची है, तो वो मजीद घबरा सकती थी। इसीलिए वो तहम्मुल से इसे बात कर रहा था। अकबर से कहो कि खाने के लिए कुछ लेकर आए, तुम आराम से खाना खाओ फिर बात करते हैं। इसने नरमी से रूह को कहा था और हिजर को लेकर बाहर आया था। ये निकाह नामा लो और पता करवाओ इस लड़की का शोहर कहाँ है। इस तरह से करता है कोई? ऐसे कैसे अकेले भेज दिया लड़की को? हाँ बेचारी कितनी डरी हुई है। डेवल की वजह से इसने सख्ती से बात कर रहा था, अब नॉर्मल हो गया था, क्योंकि डेवल खुद इससे इतनी नरमी से बात कर रहा था। तो वो क्या पागल था इतनी मासूम सी लड़की से इतनी सख्ती से पेश आता? मैं पता करवाता हूँ इसके शोहर का, तब तक हम इस लड़की को नहीं बताएंगे कि वो अनजान लोगों के पास है। और लैला से कहो कि नॉर्मल इंसानों की तरह इसके करीब रहे। जरूरी नहीं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हो। इस बार डेवल के लहजे में कुछ और था, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। हिजर को ये बात कहते हुए हमेशा ही शर्मिंदगी होती थी, लेकिन वो क्या करता? डेवल हमेशा आधी अधूरी बात छोड़ देता था। जरूरी नहीं कि मासूम चेहरों के पीछे लोग भी मासूम हों। ये हमारे किसी दुश्मन की चाल भी हो सकती है। लैला से कहना अकरम आ जाए तो फाइल लेकर जेल चली जाए। इसने हिजर का कांधा थपथपाया और बाहर निकल गया। एक ही दिन में जिंदगी कितनी हसीन लगने लगी थी। इसका शोहर न सिर्फ देखने में अच्छा था बल्कि बात भी कितनी मोहब्बत से करता था। यहाँ तो सब ही लोग अरबी में बात करते थे, लेकिन वो इससे उर्दू में बात कर रहा था। अम्मी इतनी अच्छी कैसी हो सकती है? इसकी शादी इतने हसीन आदमी से कराती तो क्या इन्हें तब अपनी बेटियों का ख्याल ना आया था?
या सच में वो उसकी भलाई चाहती थी। वो अपनी ही सोचों में उलझी पूरा हाल देख चुकी थी। इससे तो घर ही लग रहा था, लेकिन खाना रखे जाने वाले आदमी ने इसे बताया था कि ये घर नहीं बल्कि काम की जगह है। कमरे में आराम करने के लिए भी कोई चीज ना थी सिवाय कुर्सी के। वो इसे जिस कमरे में छोड़कर गया था वहीं बैठ गई थी। आगे पीछे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर वो अपने शोहर की मर्जी के खिलाफ कोई काम करती और वो इसे रूठ जाता तो अभी तो वो ठीक से जानती भी नहीं थी तो कैसे मनाती वो इसे। इसने कहा था कि तुम खाना खाकर यहीं आराम करो, वापस आकर बातें करेंगे। मैं क्या बात करूंगी इनसे? वो शर्माती घबराती बैठकर सोचने लगी थी। क्या पहले भी बेवकूफ़ की तरह बोलना शुरू हो गई? अब नहीं बोलूंगी, ऐसे सोच समझ कर बात करूंगी। वो ये ना समझे कि मैं पागल हूँ। मैं आपकी मदद कर दूँ? इसने यहाँ एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा नोट की थी वो ये थी कि एक आदमी हाल साफ करने की चीज़ें लेकर खड़ा था और हर 5-10 मिनट के बाद सफाई करना शुरू कर देता, जबकि रुको तो हाल बहुत साफ सुथरा लग रहा था। शायद इसी आदमी की मेहनत का कमाल था। नो मैम, हम कर लेंगे, आप आराम करें। आदमी का लहजा अरबी, लेकिन बात वो उर्दू में कर रहा था। यहाँ ये सब लोग उर्दू में बात करते हैं। इसे रहाना क्या तो पूछने लगी। जी मैम, यहाँ सभी लोग उर्दू में बात करते हैं। जिसको उर्दू नहीं आती वो सीख लेता है, जैसे मैंने सीखी। टेबल अपने सारे काम उर्दू में करवाते हैं ताकि मुखालिफ पार्टी हमें ना समझ सके। सामने खड़े आदमी ने इसे तफसील से समझाया। शायद इसे अभी तक ये बात पता नहीं थी कि वो मासूमा नहीं बल्कि कोई और है। हसन, तुम जाओ, मैं इनसे बात करती हूँ। रूह ने मुड़कर देखा तो सुबह वाली लड़की खड़ी थी, लेकिन अब इसके कपड़े कुछ और थे। इसे देखकर वो जरा सा मुस्कुराई और इशारे से अंदर कमरे में बुलाया। रूह भी इसके पीछे ही चलती थी। नाम क्या है तुम्हारा? इसने मुस्कुराकर पूछा तो रूह भी जरा सा मुस्कुराई। रूह नूर, मैं लैला हूँ, यहाँ काम करती हूँ। तुम्हारा निकाह कैसे हुआ? मेरा मतलब है तुम अपने शोहर को पहचान नहीं पाई? लैला को इस लड़की के बारे में पूछने के लिए कहा गया था। सुबह नॉर्मली अपना काम करने लगी थी। यारम ने इसे सख्ती करने से मना किया था, क्योंकि इसका इरादा इस लड़की को सही सलामत इसके घर तक पहुंचाने का था। जी, वो दरअसल फोन पर निकाह हुआ था। मैंने देखा नहीं इनको, इसलिए पहचान नहीं पाई। मतलब तुमने इसकी कोई तस्वीर भी नहीं देखी थी? पहले लड़की से पूछा जाता है कि तुम शादी करने के लिए तैयार हो, तस्वीर दिखाई जाती है, बात वगैरह होती है फोन पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे तो निकाह से एक दिन पहले पता चला था कि मेरा निकाह है। रूह ने मुस्कुराते हुए बताया, जैसे अपना ही मजाक बना रही हो। ओ अच्छा, यानी अरेंज मैरिज है। लैला ने इसके एहसास से कमतरी दूर करने की कोशिश की थी। जी, वो बस इतना ही बोली। ओके दिन मुझे ओके देन मुझे तुम्हारा पासपोर्ट और आईडी कार्ड मिल सकता है क्या? लैला मतलब की बात पर आ चुकी थी। जी मैं देती हूँ, लेकिन वो असल नहीं है। ये तो आप जानती ही होंगी। वो कुछ कंफ्यूज होकर बोली, असल नहीं है? तुम्हें यहाँ कैसे तुम यहाँ पर कैसे आई? फिर लैला को झटका लगा था। वो सब कुछ तो मुझे नहीं पता, ये सब कुछ तो मेरे शोहर ही जानते होंगे। क्या आप इनसे पूछें। इसने अपना पासपोर्ट आईडी कार्ड इसकी तरफ भराते हुए कहा था, जबकि लैला अपना घूमता हुआ सर लेकर बाहर निकल गई थी। इसका मतलब वो लड़की गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर आई थी और उसका ये शोहर रमीज शेख इस नाम का कोई आदमी नहीं था इस शहर में। और मैं तो एयरपोर्ट से भी पता किया है कि इस लड़की और मैंने एयरपोर्ट से भी पता किया है इस नाम की कोई भी लड़की दुबई आई ही नहीं, और ना ही इसे लेने कोई एयरपोर्ट पर आया था, और ना वरना इंतजामिया में कोई रिपोर्ट दर्ज होती। आईडी कार्ड पर क्या नाम लिखा है और पासपोर्ट कहाँ है इस लड़की का? लैला ही से पूछा था। हाँ, मैंने ले लिया था। ये है, अपने हाथ में पकड़ा पासपोर्ट, और आईडी कार्ड इसने इसके हवाले किया, जिस पर तस्वीर तो इसी की लगी थी, लेकिन नाम किसी और का दर्ज था। मुझे तो ये कुछ गेम लग रहा है। शारफ ने कहा, जो अभी कुछ देर पहले ही जेल से छूट कर आया था। गेम तो है, लेकिन हमारे साथ नहीं, इस लड़की के साथ। इस लड़की के घर वालों के बारे में पता करवाओ। इस गेम में इसके घर वाले भी शामिल हैं, इसने तहम्मुल से समझाते हुए कहा था। मतलब तुम्हें लगता है कि इस लड़की के घर वालों ने इसे यहाँ पर भेजा है? हिजर ने बात में हिस्सा लिया। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। खैर लैला, आज की रात इसे अपने साथ लेकर जाओ। इसने लैला को मुखातब करते हुए कहा था। नहीं डेवल, मैं तो क्लब जाने वाली हूँ और मेरा तो काफी देर तक वहां पर रहने का इरादा है। ये अकेली मेरे घर में क्या करेगी? और इसे देखकर लगता नहीं कि ये मेरे साथ क्लब आना चाहेगी। लैला ने परेशानी से कहा, जो बहन जी टाइप को अपने साथ क्लब तो नहीं लेकर जा सकती थी, मेरे साथ भेज दो। शारफ ने जरा शरारती मगर कम आवाज में कहा था, जिस पर हिजर ने इसे घूर कर देखा। यकीनन डेवल ने नहीं सुना होगा। अगर सुन लेता तो इसका कौरमा बना देता। मासूमा का क्या इंतजाम किया है आज की रात? डेवल ने पूछा था। नई लड़की है, इस तरह इसे छोड़ तो नहीं सकते, इसलिए मैंने गोदाम में इसका इंतजाम करवाया था। इसके बाबा भी वहीं रहते थे। इसका कहना है कि जहाँ इसके बाबा रहते थे ये वहीं रहना चाहती है। हिजर ने तफसील से बताया था। वहां पर भी इस लड़की को नहीं रख सकते। वहां असला है, असला देकर कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लैला ने कहा था। और किसी होटल में भी नहीं रख सकते। अगर पुलिस को शक हो गया तो मजीद मुसीबत। शारफ ने कहा था। ठीक है, ये मेरे साथ रहेगी। डेवल ने कुछ सोचते हुए तीनों के सर पर धमाका किया। तुम्हारे साथ क्यों रहेगी? वो लैला ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा था। लैला, मैं तुम्हारे आगे जवाबता नहीं हूँ और ये बात आखिरी बार बता रहा हूँ। इसे लगता है कि मैं इसका शोहर हूँ। अगर मेरे होते हुए वो कहीं भी अगर मेरे होते हुए वो कहीं भी और गई तो मजीद मसला बन जाएगा। मैं गुनाहगार बंदा हूँ, इस लड़की के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकता, और इसकी मदद ना करके मजीद गुनाहगार नहीं हो सकता। इसे सही सलामत इसके घर पहुंचाऊंगा। तब तक इस लड़की को पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या करते हैं और कौन है। नॉर्मल इंसानों की तरह इसके साथ रहो। खास करके तुम, इसने लैला को घूरते हुए कहा था। लेकिन वो तुम्हें अपना हस्बैंड समझती है डेवल, इसने हस्बैंड पर जोर देते हुए कहा था। हाँ, लेकिन मैं इसे अपनी बीवी नहीं समझूंगा। मेरी नज़र में वो किसी और की बीवी है, और हम तब तक इसकी गलतफहमी दूर नहीं कर सकते जब तक यहाँ से चली नहीं जाती। अगर किसी को पता चल गया कि यहाँ कोई अनजान लड़की हमारे साथ है, हमने सबसे पहले इंस्पेक्टर सारम को सबसे पहले इंस्पेक्टर सारम अलर्ट होगा। वो तो पहले ही हमारे पीछे पड़ा हुआ है, सिर्फ एक मौके की तलाश में है।
वो सिर्फ एक, वो भी तुम में से किसी की नहीं बल्कि मेरी एक गलती पर नजर रखे हुए है और मैं इसे मौका नहीं दे सकता। और अगर लड़की को पता चल गया कि हम कौन हैं तो सबसे पहले ये पुलिस में जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता इंस्पेक्टर सारम तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। हम सब भी तो हैं। मैं कितनी बार इसका ध्यान तुम्हारे ऊपर से हटाकर अपनी तरफ लाने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो तुम्हारे खिलाफ सबूत क्यों ढूंढने लगता है। इंस्पेक्टर सारम हमें क्यों कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि अगर दरख्त से सारे पत्ते उतार कर फेंक भी दिए जाएं तो भी दरख्त नए पत्ते उगा लेता है, लेकिन अगर इसी दरख्त को जमीन से उखाड़ कर फेंक दिया जाए तो वो बंजर हो जाएगा, वो इसके सब पत्ते सूख जाएंगे। इंस्पेक्टर सारम की नजर दरख्त पर है, पत्तों पर नहीं। वो सुबह 10 बजे से लेकर अब तक इसी कुर्सी पर बैठी हुई थी। वो सफर की वजह से इतनी थकी हुई थी लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई आराम करने के लिए जगह ना थी। इसे आराम करने की आदत भी ना थी। सारा दिन तो वो ऐसे किसी न किसी काम में लगी रहती और अब भी कमरे में घूम रही थी। जब आहिस्ता से दरवाजा खटखटाकर वो अंदर दाखिल हुआ था। घर चले लहजे में अब भी वही नरमात थी। वो मुस्कुराई ची चले। इसने सुबह से वही बुर्का पहनकर रखा हुआ था। वो अपना सामान उठाने लगी तो यारम ने इसे मना कर दिया। तुम रहने दो, मेरा आदमी लेकर आ जाएगा। इसे चलने का इशारा करके वो आके चल दिया। वो भी जल्दी से इसके पीछे आई थी। वहां खड़े आदमी ने इसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। टीवी ड्रामों में इसी तरह से नौकरों को दरवाजे खोलते देखती थी। आज अपने लिए ऐसी हाथतवाजो देकर इसकी हंसी निकल गई। फिर धीरे से थैंक यू बोल दिया। गाड़ी में इन दोनों की कोई बात नहीं हुई थी। फिर एक जगह यारम ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से निकलकर न जाने कहाँ चला गया। आगे पीछे नजर दुराती जब रूह की नजर सड़क पर गई तो इसने जब छोटे छोटे बच्चों को सड़क पर लेटे हुए देखा तो सोचने लगी, क्या अल्लाह ये जरूर मेरी तरह यतीम होंगे। बच्चों की बेबसी देखकर इसे अब अपना बचपन याद आने लगा था। इसे पता भी न चला कि कब यारम गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। खामोशी तब्दील थी। लगता है हवा पानी बदलने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। कब से इसकी सूं सूं की आवाज़ सुनता हुआ बोला, नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इसने रुंधी हुई आवाज़ में कहा था। ओह अच्छा, तुम रो रही हो। यारम ने अब इसके चेहरे को देखते हुए कहा था, क्यों रो रही हो तुम। यारम खुद भी न समझ पाया कि यह सवाल इसने क्यों पूछा था। शायद इसने इस तरह से कभी रोते हुए नहीं देखा था। वहाँ छोटे बच्चे। इसने बात दूरी छोड़ दी। क्या पाकिस्तान में भिखारी नहीं है, इसने आराम से पूछा था। लेकिन सड़कों पे नहीं सोते। वैसे ये नहीं कह पाई थी कि वो कभी घर से बाहर निकलकर सड़कों पर ऐसे सोते किसी भिखारी को देख ही नहीं पाई थी। खामोशी एक बार फिर से छा गई थी। गाड़ी एक बिल्डिंग के करीब आकर रुकी। यहाँ से अंदर चली जाओ, ये चाबी पकड़ो फ्लाइट नंबर 8 और ये खाना भी ले जाओ। मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। यारम ने इसे चाबी और खाना पकड़ाते हुए कहा था। वो गाड़ी से फौरन ही बाहर निकल गई थी लेकिन अंदर नहीं गई बल्कि वहीं खड़े होकर इसका इंतजार करने लगी। वो इसे ये कैसे कहती कि इसे अकेले जाने में डर लगता है। क्या सोचेंगे वो कि हर चीज से डरती है, इसलिए वहीं रुकर इसका इंतजार करने लगी। तकरीबन 4-5 मिनट के बाद वो इसके साथ आकर रुका था। वो मैं आपका इंतजार कर रही थी। इसने पूछा नहीं लेकिन फिर भी रुक बताने लगी थी। ठीक है चलो। इसके हाथ से चाबी लेकर वो आगे की तरफ चलने लगा था। एक नया सफर था इसके लिए। वो इसकी कदम से कदम मिलाकर चलने लगी थी। इसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया। लिफ्ट ने इन्हें इसकी मंजिल तक पहुंचाया था। वो इसकी हर हरकत को गौर से देख रही थी। इसके चेहरे को देखकर बार बार एक अजीब सी शर्म से आ घेरती। कभी वो शर्माते हुए अपनी उंगलियां चटकती, कभी अपने आने वाली जिंदगी का सोचकर मुस्कुराती। लेकिन वो ये सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहा था। इसने आकर फ्लैट का दरवाजा खोला। फ्लैट बहुत पुराना था। दरवाजे पर रुकर एक नई नजर में इसने सारा फ्लैट देख लिया था। 2 बेडरूम, एक किचन, बाथरूम का दरवाजा कहीं नहीं था। जरूर बेडरूम के साथ थे लेकिन फ्लैट बिल्कुल साफ सुथरा था। तुम यहाँ बैठो, मैं खाना निकाल कर लाता हूँ। इसने इसे बैठने का इशारा किया था। आप क्यों करेंगे, मैं करती हूँ ना, ये तो औरतों के काम है। इसने जल्दी से इसके हाथ से खाना लिए, खाने की शाप ली और ओपन किचन की तरफ आ गई थी। यारम कुछ नहीं बोला क्योंकि वो किसी भी तरह से इसे शक में नहीं डाल सकता था। जबकि इसकी नजरें किचन की तरफ थी। पूरे घर की तरह ये साफ सुथरा था। इसका मतलब था कि इसका शोर सफाई पसंद है। रूह ने अच्छी बीवियों की तरह जल्दी से ये बात अपने दिमाग में बिठा ली। फिर खाना बर्तनों में निकाल कर लाई। दोनों ने आराम से खाना खाया। न जाने इस डिश का क्या नाम था मगर थी बहुत मजे की। वो ये तो नहीं जानता था कि इसे क्या पसंद है और क्या नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से ऐसी चीज लेकर आया था जिसे वो सुकून से खा ले। और ऐसा ही हुआ था। इसे सुकून से खाना खाया और फिर बर्तन से वहां से उठाकर ले गई, बल्कि अच्छे से धोकर वापस इसी जगह पर रखकर बाहर आई थी। आप चाय पीते हैं। यारम खाना खाकर आराम से आंखें बंद करके सोफे से टेक लगाकर बैठा था जब इसे पीछे से नरम सी आवाज सुनी। हाँ, इसे सवाल अजीब लगा लेकिन फिर जवाब दिया। शायद वो इससे बात करना चाहती थी। तभी बेतु के सवाल पूछ रही थी। मैं बनाऊं आपके लिए, इसने प्यार से पूछा। हाँ बनाओ। वो इस वक्त तन्हाई चाहता था। वो इसे कैसी भी बहाने से मैसर हो, क्या फर्क पड़ता था। लेकिन इसकी बात सुनकर वो खुशी से उठी और चाय बनाने चली गई थी। और फिर अगले 5 मिनट बाद वो चाय के साथ हाजिर थी। वो वैसे भी रात को चाय पीने की आदी था लेकिन हमेशा वो खुद बनाता था। आज पहली बार किसी दूसरे के हाथ की चाय पीने जा रहा था। तुम इस कमरे में सो जाना, मैं इस कमरे में सोऊंगा, इसने चाय पीते हुए कहा था। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। चेहरे की रौनक गायब हुई थी। मेरा मतलब है मुझे कुछ काम करना है, तुम बेकार में डिस्टर्ब होगी। वैसे भी सफर से थकी हुई हो, तुम इस कमरे में जाकर आराम करो, मैं अपना काम खत्म कर लूँ। जी अच्छा। वो कहकर चाय के कप उठाने लगी थी। ये रहने तो मैं उठा लूंगा, तुम जाओ आराम करो। वो हमेशा से अपने काम खुद करने का आदी था। मेरे होते हुए आप काम क्यों करेंगे। वो मुस्कुराते हुए बोली और कप उठाकर किचन में चली गई। तकरीबन 5 मिनट के बाद गीले हाथ स्कार्फ से साफ करती बाहर निकली। इसने अपना बुर्का अब तक न उतारा था। एक बात कहूँ आप कमरे में एक बात कहूँ आपसे, कमरे से जाती हुई वापस पलटी। कहो। यारम ने इसे थोड़ी देर
यारम ने थोड़ी देर में ये अंदाजा लगाया था कि ये लड़की बहुत शर्मीली और बहुत बातूनी है। मुस्कुराना सदका जारिया है। वो बिना पलटे फौरन अपने कमरे की तरफ चली गई थी, जबकि यारम ने अपने गाल पे उभरने वाले बेसाख्ता डिंपल को बड़ी मुश्किल से रोका था। सुबह यारम की आंख खुली तो पूरे घर में खुशबू फैली हुई थी। वो आराम सुकून से उठा, फ्रेश होकर बाहर आया तो इसके अंदाजे के मुताबिक रू किचन में घुसी कुछ कर रही थी। अपने फ्लैट में इसने आज तक अपने अलावा किसी दूसरे वजूद को इतनी सुबह ना देखा था। वो शुरू से ही इस तरह से रहता था, कोई इसे पहचान ना पाए। ये फ्लैट जिस बिल्डिंग में था वहां पर बहुत सारी फैमिलीज रहती थी, जिसमें ज्यादातर इंडियन और पाकिस्तानी थी। इन सबको यारम के बारे में कुछ भी पता ना था। अगर किसी को पता था तो बस इतना कि एक लड़का है जो यहाँ रहता है और छोटी मोटी जॉब करता है। यारम का रिकॉर्ड इतना साफ था कि आज तक पुलिस इस तक पहुंच ही नहीं पाई थी, मगर इंस्पेक्टर सारम की बहनें तो लगन ही थी जिसने इसे इस तक पहुंचने में मदद दी थी। वो खुद भी इंस्पेक्टर सारम को इसकी हिम्मत और काबिलियत की दाद देता था। अरे आप उठ गए, आप बैठे, मैं नाश्ता लगाती हूँ। वो किचन से टेबल तक आई, उसे दरवाजे पर खड़ा देकर बोली थी, वैसे मुझे पता नहीं था कि आप सुबह नाश्ते में क्या पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने पराठे बनाए हैं, लेकिन आप कहेंगे तो कुछ और बना दूंगी। इस वक्त वो बिना हबाया के काला चूड़ीदार पजामा और सुर्ख कमीज पर काला दुपट्टा सलीके से सर पर जमाए खड़ी थी। हाँ, मगर कपड़े इसके लिहाज से थोड़े लूज थे। सफेद रंगत, काली आंखें, लंबे बाल जो दुपट्टे से बाहर कमर से नीचे झूल रहे थे। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन यारम जितनी नहीं। हाँ, लेकिन इसके चेहरे की मासूमियत खूबसूरत से खूबसूरत इंसान को मात देने के लिए काफी थी। नहीं, मैं ये खा लूंगा, थैंक यू मेरे लिए नाश्ता बनाने के लिए, और सॉरी तुम्हें मेरे लिए इतनी जहमत करनी पड़ी। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो इतना क्यों बोलने लगा है। वो तो जरूरत से ज्यादा कभी नहीं बोलता था। अरे जहमत कैसी, अब ये सब कुछ तो मुझे ही करना होगा। सफाई के लिए कौन आता है मेरे घर? मेरा मतलब है, घर की सफाई कौन करता है? वो खाने के लिए बैठा था जब रूह ने पास आकर सवाल पूछा था। मैं अपने घर के सारे काम खुद करता हूँ। मुझे दूसरे लोगों के किए गए काम कभी पसंद नहीं आते। वो दुबई में आसानी से नौकर मिलना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ तकरीबन सभी लोग अपने काम खुद करते हैं और खाना भी खुद बनाते हैं। रू ने हैरान होकर पूछा था। ज्यादातर खुद ही बनाता हूँ और अगर देर हो जाए तो बाहर से लेकर आता हूँ। बस इतना कहकर वो नाश्ता करने लगा, मगर इसे ये नहीं कह पाया कि इसे खामोशी में खाना खाना पसंद है। वो बस इस लड़की को ये नहीं बताना चाहता था कि वो डॉन है और ये लड़की गलत एड्रेस पर पहुंची है, लेकिन इसके लिए इस लड़की से बातें करना जरूरी तो ना थी। वो क्यों से अपनी पर्सनल बातें बता रहा था। रात में इसने जब कहा था कि वो दूसरे कमरे में सो जाए तो इसकी उदासी क्यों से परेशान कर गई थी। खूबसूरत से खूबसूरत लड़की इसकी जिंदगी में आई थी, इसने पलट कर कभी इसकी तरफ देखा भी ना था। लैला इसकी एक नजर पे बैठी थी, लेकिन इसे लैला को कभी इतनी अहमियत ना दी थी। लेकिन इस लड़की की सिर्फ उदासी से परेशान कर रही थी। वो चाहता था कि जिस तरह से ये लड़की हंसती खेलती यहाँ पर आई है, इसी तरह से अपने घर पहुंच जाए। हाँ, वो बस इसके साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहता था, इसकी मासूमियत को बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। बस यही तो वजह थी। कैसा बना है? अपनी सोचों में वो बैठा आराम से नाश्ता कर रहा था जब अचानक से रुकी आवाज बहुत करीब से महसूस हुई। वो एक्साइटेड सी खरीद से पूछ रही थी। बहुत अच्छा। बस इतना बोलकर वो फिर से नाश्ता करने में मगन हो गया। मैं आपके लिए रोज बनाऊं? एक बार फिर से वो एक्साइटेड सी से पूछने लगी थी। रोज? हाँ, रोज बनाओ। वो क्यों उसे बता नहीं पा रहा था कि वो सिर्फ एक या दो दिन के लिए इसके साथ रहेगी, फिर तो इसे जाना ही होगा अपने घर, जहाँ इसका असल शोहर है। मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। नाश्ता करके उठकर अपने कमरे में चला गया। इसका इरादा जब तक इस लड़की के घर वालों का मिलना था, इसको यहीं रखने का था। बिल्कुल आम रोजमर्रा की जॉब करने वाले आदमी की तरह वो तैयार हुआ, जींस के ऊपर व्हाइट शर्ट और गले में टाई, और हाथ में ब्रीफकेस पकड़कर घर से बाहर निकला और जाने से पहले दरवाजा बंद करने का बोल गया। कुछ पता चला इस लड़की के बारे में? इसने हिस्से से पूछा था। नहीं, मैं कल से लगा हुआ हूँ, लेकिन इस लड़की के बारे में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फेक आईडी कार्ड पर हम कैसे इसके घर वालों को ढूंढे? और इस लिस्ट का क्या हुआ? शरफ अपना काम कर रहा था। नहीं, इसने अभी शुरू नहीं किया। वो मेरे साथ इस लड़की के घर वालों को क्या लड़की लड़की लगा रखा है तुम लोगों ने? अपने काम पर ध्यान दो, वो लड़की हमारा काम नहीं है। इसने गुस्से से खिजर की बात कर रही थी। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस लड़की के घर वालों का पता चल जाए तो हम सही सलामत से वापस पहुंचा दें, फिर अपने काम पर ध्यान दें। इसे गुस्से में देखकर हिजर ने वाज़ेह हाथ पेश की थी। इस लड़की से ज्यादा जरूरी काम है हमें, फिलहाल अपने काम पर ध्यान दो, इस लड़की पर नहीं। हाँ, लेकिन डेवल, एक दो दिन में ही हम इस लड़की के बारे में सब इन्फॉर्मेशन ढूंढ लेंगे। और हिजर, तुम वो करो जो मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ। फिलहाल इस लड़की को एक साइड पर रखो, जरूरी काम करो। इसने फिर से हिजर की बात कर रही थी। ओके, जैसा तुम कहो। मुझे हाल चेकिंग करनी है। ये सर्च वारंट आपने मुझे हाल चेकिंग करनी है। ये सर्च वारंट है, आप चेक कर सकते हैं। ये इस महीने में तीसरी चेकिंग वारंट थी। वो जब भी फारग होता ऐसा ही सर्च वारंट निकलवा कर यहाँ आ जाता। जरूर इंस्पेक्टर सारम, क्यों नहीं? आपका अपना ही हाल है, जब चाहे आए चेकिंग करें। शारफ ने पूरा दरवाजा खोलते हुए कहा था। कल ही तो वो जेल से छूट कर आया था और पिछले 10 दिन से इसने सबसे ज्यादा इसी शख्स की शक्ल देखी थी, और इंस्पेक्टर सारम ये वो पहला और आखिरी शख्स था जिसे वो आज की तारीख में देखना चाहता था। बहुत शुक्रिया इतनी मेहमान नवाजी का, मुझे हजम नहीं होगी। सारम ने मुस्कुराकर कहा था। हजम तो करनी पड़ेगी इंस्पेक्टर सारम, आखिर आपकी मेहमान नवाजी का कर्जा चुकाना है। जेल में इस पर किसी भी किस्म का तशद्दुद न किए जाने का ऑर्डर था, लेकिन सारम फिर भी वक्त बेवक्त इस पर हाथ साफ करता रहता था। अकरम, इंस्पेक्टर सारम के लिए कुछ खाने पीने को मंगवाओ, ये तो घर के जमाई राजा होंगे जो कभी भी आग टपकते हैं। शारफ ने सोफे पर बैठते हुए इसके हाथ दूसरे तीसरे दिन आने पर चोट की थी। लेकिन वो कहते हैं ना, पुलिस वाले ढीठ मिट्टी के बने होते हैं। सारम भी उसी मिट्टी का बना हुआ था।
चेकिंग शुरू हो चुकी थी। सारम के साथ आए पुलिस वालों ने हाल का सत्यानाश कर दिया था। ये तो शुक्र था कि डेविल यहाँ पर नहीं था, वरना गंदगी और बेतरतीबी से इसे नफरत थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि दुबई के पुलिस वाले इतने जालिम होते हैं। सारम ने अपने पीछे से नरम सी आवाज सुनी थी। मुड़कर देखा तो पीछे खूबसूरत लेकिन नाजुक सी लड़की खड़ी थी। ये लड़की कौन है? पहले तो इसे तुम लोगों के साथ नहीं देखा। इसने शारफ से पूछा था। इससे क्या पूछ रहे हैं? मुझसे पूछे इंस्पेक्टर साहब, जितने अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगी कोई भी नहीं बता पाएगा। वह सारम के करीब इसके बाजू में अपना बाजू डालते हुए बोली थी। हाथ में रहो लड़की, ये ना हो कि इसी हाथ में हथकड़ी बनाकर अंतर कर दूं। इसने एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया था। हाय जालिम, क्या धमकियां देते हो? दिल करता है खुद ही तुम्हारी जेब से हथकड़ी निकाल कर पहन लो। एक अदा से बोलती हुई वह उसकी गर्दन में हाथ डालने लगी। इंस्पेक्टर साहब, मासूम लोगों को दिल नहीं इंस्पेक्टर साहब मासूम लोगों को नहीं तर पाते। प्लीज पहना देना हमारी मासूमों को हथकड़ी। देखे ना कि कैसे मिन्नतें कर रही है आपकी। शारफ ने जैसे इसकी सिफारिश की थी। मासूमा जरूरत से ज्यादा ही मासूम है ये, और हथकड़ी तो मैं जरूर पहनाऊंगा इसे, लेकिन फिलहाल मैं अपना काम करने आया हूँ। अगली बार इनकी हथकड़ी जरूर लेकर आऊंगा। इसका हाथ अपनी गर्दन से झटकते हुए कहा था। पिंक कलर की पहनूंगी। मासूमा ने मासूमियत से आंखें बड़बड़ाई, जबकि मासूमा की बात सुनकर आगे पीछे डेवल के सभी आदमी दबी दबी हंसी हंस रहे थे। ये तो शुक्र था कि दुबई के पुलिस को उर्दू नहीं आती थी, जबकि मासूमा अभी भी मोहब्बत पाश नजरों से घूरे जा रही थी। इसकी नजरों से तंग आकर सारम ने पुलिस वालों को चलने का आर्डर दिया था। क्या दुबई के पुलिस वाले इतने प्यारे होते हैं? मासूमा अभी तक इसके दरवाजे को घूर रही थी जहां से सारम निकला था। ये बंदा शादीशुदा है, एक बच्ची का बाप है। मासूमा की बड़बड़ाहट सुनकर शारफ तेजी से बोला था, मगर फिर भी बहुत हैंडसम है। लाइन मानने में कोई बुराई नहीं, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। मासूमा ने इसकी शादीशुदा होने का कोई असर न लिया था। डेवल से ज्यादा, शारफ ने पूछा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई लड़की यारम को छोड़कर किसी दूसरे आदमी के बारे में बात करे। अरे डेवल सर के साथ वो चुड़ैल हमेशा चिपकी रहती है, इन दोनों में कुछ चल रहा है क्या? मासूमा ने पूछा था। हाँ चल रहा है, 6 साल। हाँ चल रहा है, 6 साल से तो ये एक तरफा ही चल रहा है। लैला डेवल से मोहब्बत करती है, लेकिन डेवल की नजरों में इसके जज्बात की कोई अहमियत नहीं, शारफ ने बताया था। और करती तो ऐसे है जैसे डेवल सर इसके बॉयफ्रेंड हो। मासूमा को लैला कुछ खास पसंद नहीं आई थी। यारम के जाने के बाद इसे सारा घर शीशे की तरह चमकाया था। एक एक चीज को रगड़ रगड़ कर साफ किया। छोटा सा घर था, फटाफट साफ हो गया। इसके बाद किचन में आई और वही अमल किचन में दोहराया। किचन में खाने पीने की हर चीज मौजूद थी, लेकिन वो जानती थी इसके छोर का रास्ता पेट से नहीं बल्कि साफ सफाई से निकलता है। लेकिन वो इसे भूखा भी तो नहीं मार सकती थी। खाने के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना ही था। बहुत सोच विचार के बाद इसे दाल चावल नजर आए। हद है, मतलब अब मैं अपने शोर के लिए जिंदगी में पहली बार कुछ बनाने जा रही हूँ, तो क्या दाल चावल बना के दूंगी? क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? मुझे कुछ और बनाना नहीं आता। हाँ तो इनके सोचने से पहले ही बता दूंगी कि मैं सब कुछ बना लेती हूँ, लेकिन घर में यही था तो मैंने यही बना दिया। हाँ यही ठीक रहेगा। मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। अपनी तमाम सोचों को एक तरफ रख कर वो खाना बनाने में जुट गई थी। अभी इसने दाल चावल साफ करके रखे ही थे, जो कि पहले से ही साफ थे, कि दरवाजे की बेल बजी। हाय, ये कौन आ गया? जो भी आया वो अरबी में बात ना करता हो, इससे मेरी कोई बात समझ में नहीं आएगी। चलो मैं फिर से इशारों में समझा लूँ कि वो कैसे समझाएगा। यही सब सोचते हुए वो दरवाजे तक आई। दरवाजा खोला तो सामने 3 खवातीन खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, हम आपा के पड़ोसी हैं, ये साथ वाले फ्लाइट में रहती हैं। एक औरत ने मीठे लहजे में कहा था। वालेकुम सलाम, अंदर आए। इसे उम्मीद न थी कि दुबई में उर्दू में बात करने वाली कोई औरत इसे मिलेगी। बेटा, आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। वो लड़का जो इस फ्लैट में रहता है, इसको हम अक्सर आते जाते देखते रहते हैं। आप आज ही आई हैं क्या? दूसरी औरत ने इसे सवाल किया था। नहीं आंटी, मैं कल आई थी। मैं इनकी बीवी हूँ, शादी के बाद मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। इसने फोन पर लिखा वाली बात को गोल कर दिया था। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बेचारा वैसे भी अकेला रहता है, अब तुम आ गई हो तो बेचारी की तन्हाई बच जाएगी। वो औरतें इसे बातों में लगाकर इधर उधर की बातें बताने लगी, और कुछ ही देर में इसे ये भी बता दिया कि बिल्डिंग के कौन कौन से घरों में नहीं जाना, कौन सी औरतें अच्छी हैं और कौन सी औरतें अच्छी नहीं है। वह भी सबकी बातों को अपने जहन नशीन कर रही थी, जैसे वह हर किसी के घर में जाने वाली हो। बल्कि तुम ऐसा करना कि कल हम एक किटी पार्टी रखेंगे इस बिल्डिंग में। इसमें हम बिल्डिंग की इन औरतों को बुलाएंगे जिनके साथ तुम उठ बैठ सकती हो। तुम्हारी उम्र की भी लड़कियां होंगी वहाँ। जी आंटी, मेरे शोहर आ जाए, मैं इनसे पूछ कर आऊंगी। हमारी बिल्डिंग में भी शोहर की इजाजत से आया जाया करोगी? खैर वो मना नहीं करेगा, लेकिन फिर भी तुम पूछ लेना, मगर आना जरूर, हम तुम्हारा इंतजार करेंगी। और थोड़ी देर मजीद बैठकर वो चली गई थी। या अल्लाह, अब क्या अम्मी और आपी की तरह मेरी सहेलियां भी होंगी जो घर आया करेंगी? हाय कितना मजा आएगा। क्या हाक मजा आएगा? ये सब तो मुझसे इतनी बड़ी है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा था कि वहाँ मेरी उम्र की भी लड़कियां होंगी। तेज तेज प्याज तेज तेज प्याज काटती वो खुद ही बरबरा रही थी।